नमस्कार दोस्तों, हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में आपका हार्दिक स्वागत है, जहां हर पन्ना एक नई कहानी और हर कहानी एक नया अनुभव लेकर आती है। यहां आपको सिस्टम, रोमांस और मैजिक की अनोखी कहानियां मिलेंगी। तैयार हो जाए इस शानदार सफर के लिए। अध्याय 92। रोशनी वर्मा की बारिश के बाद गुस्सू शहर में धुंध छा गई, शायद इसलिए क्योंकि पिछली रात की भारी बारिश ने हवा में जमी धूल को धो दिया था, जिससे शहर का वातावरण अधिक ताज़ा हो गया था। ध्रुव मल्होत्रा सुबह जल्दी उठ गए थे और अब बिस्तर पर पैर मोड़कर बैठे थे और आंखें बंद करके साधना कर रहे थे। यद्यपि वह महान शाही दाव क्षेत्र में पहुंच गया था, फिर भी अथक साधना अब उसके लिए कोई विशेष प्रयोजन पूरा नहीं कर रही थी। हालांकि वर्षों की साधना की आदत का मतलब था कि ध्रुव मल्होत्रा के शाही दाव क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद भी वह इस दिनचर्या को नहीं तोड़ सके। पूर्वी क्षितिज पर भोर की पहली झलक पाकर नींद से जागना और फिर साधना का दिन शुरू करना कई वर्षों से ध्रुव मल्होत्रा की दिनचर्या रही थी। ध्रुव मल्होत्रा के मुंह से सच्ची क्यूई अंदर बाहर आ रही थी, एक रहस्यमय आभा उसके चारों ओर लिपटी हुई थी, जिससे एक निर्भीक आभा निकल रही थी, जिसने दूसरों को आवाज करने और उनके सामने वाले व्यक्ति को परेशान करने से हतोत्साहित किया। भाई, ये क्या आप जाग रहे हैं? कुछ देर बाद ही बाहर से रोशनी वर्मा की आवाज आई। ध्रुव मल्होत्रा ने धीरे से अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, मैं जाग रहा हूँ। इतना कहकर वह उठा और दरवाजा खोला। ध्रुव मल्होत्रा को तैयार देखकर रोशनी वर्मा ने मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, भाई, ये मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार कर लिया है। यह नीचे टेबल पर है। मैं अभी नीचे आता हूँ। ध्रुव मल्होत्रा ने सिर हिलाकर और मुस्कुराकर जवाब दिया। ध्रुव मल्होत्रा के साथ अकेले में थोड़ी शर्म महसूस करते हुए रोशनी वर्मा मुड़ी और जल्दी से नीचे की ओर चली गईं। उसे पीछे हटते देख ध्रुव मल्होत्रा के होठों पर गहरी मुस्कान तैर गई। सिर हिलाते हुए ध्रुव मल्होत्रा सीढ़ियों से नीचे उतरे। विक्रम सिंह और कई अन्य लोग अभी भी हॉल के एक कोने में तपस्वी भिक्षुओं की तरह साधना कर रहे थे। ध्रुव मल्होत्रा को आते देख विक्रम सिंह और अन्य लोग तुरंत अपनी साधना से जाग गए और आदरपूर्वक खड़े होकर पुकारने लगे, महाराज, आप सभी ने इस दौरान कड़ी मेहनत की है। ध्रुव मल्होत्रा ने थोड़ा सिर हिलाया। एक तरफ खड़ी रोशनी वर्मा ने धीरे से कहा, मैंने सबके लिए नाश्ता बना दिया है। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो हम साथ में खाएं। इन शब्दों पर विक्रम सिंह और अन्य लोगों की आंखें तुरंत चमक उठीं। उनके उत्साहपूर्ण चेहरे के भाव लगभग उस साधारण व्यक्ति के समान थे जिसने अभी अभी $5 मिलियन का जैकपॉट जीता हो। क्या बात कर रही हो भाभी? हालांकि मैंने अभी तक भाभी के हाथ का नाश्ता नहीं चखा है, लेकिन उसकी खुशबू से ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है, करण मल्होत्रा ने खुशी से कहा। अन्य लोगों ने सहमति में अपना सिर हिलाया और रोशनी वर्मा की पाककला की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह निस्संदेह असाधारण है। भले ही उनके पास करण मल्होत्रा जैसा शब्द नहीं थे, लेकिन उन्होंने भी अपने विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त किए। उनके चेहरों पर उत्साह देखकर रोशनी वर्मा के गाल थोड़े लाल हो गए, चेहरे पर शर्मिंदगी का भाव आ गया। उसने केवल एक बर्तन में सादी कांजी और कुछ अन्य व्यंजन बनाए थे, फिर भी ये लोग इसके बारे में ऐसे बात कर रहे थे जैसे ये कोई बेहतरीन व्यंजन हो। ठीक है, बैठो और खाओ। ध्रुव मल्होत्रा ने रोशनी वर्मा की असहजता को देखते हुए तुरंत अपनी बात रखी। ध्रुव मल्होत्रा के निमंत्रण पर विक्रम सिंह और अन्य लोगों ने और अधिक बकबक करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत मेज पर अपनी सीट पर बैठ गए और ऐसे सीधे बैठे थे जैसे वे स्कूली बच्चे हों और भोजन के दौरान उनके माता पिता उन पर नजर रख रहे हों। रोशनी वर्मा रसोई में जाकर कांजी का बर्तन ले आई, फिर कई कटोरे लिए और प्रत्येक व्यक्ति को एक कटोरा परोसा। विक्रम सिंह और अन्य लोग, जो भूख से तड़प रहे थे, मानो भूख से तड़प कर पुनर्जन्म ले चुके हों, उन्होंने अपने हाथों में भाप से भरी गर्म कांजी की परवाह नहीं की और उसे पी गए। उनकी उत्सुकता ऐसी थी कि आपको लगेगा कि उनके हाथ में गर्म कांजी के कटोरे नहीं, बल्कि ठंडे सादे पानी के कटोरे हैं। उन्होंने मेज पर रखे व्यंजनों को छुआ भी नहीं था कि कांजी के कटोरे पूरी तरह खाली हो गए। क्या मैं तुम्हारे लिए एक और बर्तन पकाऊं? रोशनी वर्मा भी अन्य लोगों के खाने के तीव्र स्वाद को देखकर चौंक गईं और जब उन्होंने अपने हाथ में खाली बर्तन देखा तो बोल पड़ीं। विक्रम सिंह और अन्य लोगों ने जल्दी से हाथ हिलाकर कहा कि उनका खाना पहले ही भर चुका है। आखिरकार यह एक मजाक था। रोशनी वर्मा उनके स्वामी की मंगेतर थी। उनके लिए सादा दलिया पकाना पहले से ही सम्मान की बात थी, फिर वे दूसरा मांगने की हिम्मत कैसे कर सकते थे? उन पर ध्यान मत दीजिए, वे तो बस पुनर्जन्म लेने वाले भूखे भूतों का एक समूह हैं। ध्रुव मल्होत्रा ने उनकी ओर देखा और हल्की हंसी के साथ कहा। शर्मिंदा दिखते हुए विक्रम सिंह और अन्य लोगों ने अपना सिर खुजलाया, फिर खड़े हुए, ध्रुव मल्होत्रा से कुछ कहा और विला से बाहर चले गए। वे दृढ़ निश्चयी थे कि वे तीसरा पहिया नहीं बनेंगे, यह विश्वास उन सभी का था।
अरे बड़े भाई, क्या मैंने जो सादा दलिया पकाया था वह सचमुच इतना स्वादिष्ट था? रोशनी वर्मा ने ध्रुव मल्होत्रा की ओर देखते हुए झिझकते हुए पूछा। ध्रुव मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और जवाब दिया, बेशक, इसका स्वाद उन तथाकथित शेफों द्वारा बाहर तैयार किए जाने वाले भोजन से कहीं बेहतर है। सच, अगर तुम्हारे बड़े भाई को ये पसंद है तो क्या मैं इसे तुम्हारे लिए हर दिन बनाऊं? रोशनी वर्मा ने नम आंखें झपकाईं और मुस्कुराते हुए कहा। ध्रुव मल्होत्रा ने थोड़ा सिर हिलाया, फिर उनके चेहरे पर गंभीरता आ गई और उन्होंने कहा, राउर, आज के बाद मैं दक्षिणी सीमा की ओर जाऊंगा। क्या आप मेरे साथ आना चाहते हैं? इन शब्दों पर रोशनी वर्मा के चेहरे के हाव भाव बदल गए और एक क्षण की चुप्पी के बाद उसके गालों पर हल्का लालिमा छा गई और वह धीरे से फुसफुसाई, क्या आप चाहते हैं कि मैं चली जाऊं, बड़े भाई? बिल्कुल, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ आओ। ध्रुव मल्होत्रा ने अपनी बाहें उठाईं और मुस्कुराते हुए कहा। रोशनी वर्मा का चेहरा और भी लाल हो गया, उसने अपना सिर नीचे कर लिया और ध्रुव मल्होत्रा की ओर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। धीमी आवाज में बुदबुदाते हुए बोली, चूंकि आपके बड़े भाई की इच्छा है कि मैं भी आऊं, तो मैं भी आपके बड़े भाई के पीछे चलूंगी। नींव में प्रारंभिक कार्य पहले ही पूरा कर लिया गया है और परिवार प्रमुखों के नेतृत्व में नींव की देखरेख के कारण कोई दुर्घटना नहीं होनी चाहिए। शायद ध्रुव मल्होत्रा की चिंता को कम करने के लिए रोशनी वर्मा ने यह स्पष्टीकरण दिया। उसकी गर्दन तक फैली लाली देखकर ध्रुव मल्होत्रा की मुस्कान और गहरी हो गई। एक फाउंडेशन तो आखिर एक फाउंडेशन ही था, भले ही कई बड़े परिवारों की संयुक्त संपत्ति एक भयावह राशि थी, लेकिन ध्रुव मल्होत्रा का दिल उस पैसे पर नहीं टिका था। उनके लिए पैसा महज एक संख्या थी। उत्तरी लियाओ राजा के रूप में, उत्तरी लियाओ की रक्षा करने वाले शासक के रूप में, वह धन जैसी चीज की परवाह क्यों करेगा? नाश्ता जल्दी ही खत्म हो गया और रोशनी वर्मा ने शुरू से अंत तक ध्रुव मल्होत्रा की ओर देखने की हिम्मत नहीं की। ध्रुव मल्होत्रा के खाना खत्म करने के बाद वह तुरंत मेज पर रखे बर्तनों को व्यवस्थित करने लगीं। रोशनी वर्मा को रसोई में व्यस्त देखकर ध्रुव मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया, उठे और विला से बाहर चले गए। विक्रम सिंह और अन्य लोग आंगन में खड़े थे, उनकी निगाहें आसमान की ओर थीं। सभी विला के अंदर की स्थिति से अनजान होने का नाटक कर रहे थे। विक्रम सिंह, आदित्य मेहता, तुम दोनों रोशनी वर्मा की सुरक्षा के लिए विला में रहो। बाकी लोग मेरे साथ बातांग चलो। गुस्सू शहर छोड़ने से पहले हमें वहां के मामले निपटाने चाहिए। ये देखने का समय है कि तथाकथित कियानकुन युद्ध राजा किस चीज से बना है। ध्रुव मल्होत्रा ने विक्रम सिंह और अन्य लोगों की ओर देखा और साफ साफ कहा। ये सुनकर विक्रम सिंह और अन्य लोग तुरंत गंभीर हो गए, अपनी निगाहें हटा लीं और ध्रुव मल्होत्रा की ओर देखने लगे। जी महाराज, करण मल्होत्रा और अन्य लोगों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। विक्रम सिंह और आदित्य मेहता ने भी अपनी छाती थपथपाई और उन्हें आश्वस्त किया, चिंता मत करो महाराज, जब तक हम जीवित हैं आपकी पत्नी को कोई परेशानी नहीं होगी। अध्याय 93 स्वेच्छा से प्रकट होना। कुछ ही देर में ध्रुव मल्होत्रा और उनके साथी सफेद नंबर प्लेट वाली 2 जीपों में बातांग मुख्यालय पहुंच गए। समूह वाहनों से बाहर निकल आया और करण मल्होत्रा ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए बातांग के अंदर चिल्लाते हुए कहा, बातांग के सभी कमीनों, तुम्हारे दादाजी यहाँ हैं। तुम सब मेरे पास आओ। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, बातांग से एक के बाद एक आकृतियां बाहर आने लगीं। उनका नेतृत्व 2 ग्रैंड मास्टर कर रहे थे, जबकि बाकी सभी अलग अलग स्तर की छिपी और स्पष्ट ताकत वाले मार्शल आर्टिस्ट थे। कुछ समय पहले ही फाउंडेशन के कार्यालय में ध्रुव मल्होत्रा और उसके लोगों द्वारा बातांग के पूरे उच्च पद को खत्म कर दिया गया था। एक समय का शक्तिशाली बातांग, जिसने जियांगन क्षेत्र को भयभीत कर दिया था और जिसे जियांगन की प्रमुख मार्शल आर्ट शक्ति माना जाता था, अब अपने पूर्व स्वरूप की छाया मात्र रह गया था। केवल 2 ग्रैंड मास्टर्स और विभिन्न स्तरों की छिपी और स्पष्ट ताकत वाले मार्शल कलाकारों के एक समूह पर निर्भर होने के कारण वे अब जियांगन क्षेत्र की नंबर 1 मार्शल आर्ट शक्ति के रूप में सिंहासन रखने के योग्य नहीं थे। तुम लोग कौन हो? क्या तुम्हें पता है कि तुम कहाँ हो, जो यहाँ इतनी गुस्ताखी करने की हिम्मत कर रहे हो? प्रमुख ग्रैंड मास्टर ने ध्रुव मल्होत्रा और उनके लोगों को ठंडी निगाहों से देखा और पूछा। जब त्रिशा रैना और होंग वू ने पहले बातांग के ताकतवर सैनिकों का पूरी ताकत से नेतृत्व किया था, तब ये दोनों ग्रैंड मास्टर बातांग के भीतर नहीं थे और इसलिए ध्रुव मल्होत्रा को पहचान नहीं पाए थे। और बातांग के इन छुपे हुए और स्पष्ट ताकत वाले मार्शल कलाकारों के लिए ये जानना और भी कम संभव था कि ध्रुव मल्होत्रा कैसा दिखता था। यही कारण था कि ध्रुव मल्होत्रा के सामने होने के बावजूद भी बातांग के लोग उसे क्रोध और यहाँ तक कि जानलेवा इरादे से घूरने का साहस कर रहे थे। आप बहुत कुशल तो नहीं लगते, लेकिन आप साहसी जरूर हैं, है न? अरविंद तिवारी, वह बेकार आदमी मरते समय तुम्हारे जितना घमंडी नहीं था।
करण मल्होत्रा की ठंडी निगाहें बातांग की भीड़ पर घूम रही थीं और वह ठंडे लहजे में बोल रहे थे। ये सुनते ही बातांग के लोगों के चेहरे पर भाव बदल गए, ऐसा लगा जैसे उन्हें अचानक कुछ एहसास हुआ हो। ध्रुव मल्होत्रा और उसके साथियों की ओर देखते हुए उनकी आंखों में भय भर गया। ग्रैंड मास्टर, जिन्होंने अभी अभी ध्रुव मल्होत्रा और अन्य लोगों को डांटा था, उनके घुटने नरम पड़ गए और वे जमीन पर जोर से बैठ गए। आप ध्रुव मल्होत्रा हैं? जमीन पर बैठे ग्रैंड मास्टर ने ध्रुव मल्होत्रा की ओर देखा और पूछते समय उनकी आवाज कांप रही थी। सर, हम क्या करें? उन सबको मार डालें? करण मल्होत्रा अपने चेहरे पर जानलेवा भाव लिए अपने सामने खड़े लोगों को ठंडे दिमाग से देखते हुए पूछ रहा था। ध्रुव मल्होत्रा ने उसकी ओर देखा और उदासीनता से कहा, मैं उनसे कुछ सवाल पूछने आया हूँ। बातांग तो नाम मात्र का है, अब और कत्लेआम की कोई जरूरत नहीं है। सर, आप दयालु हैं, उन्हें खुद को भाग्यशाली समझना चाहिए। करण मल्होत्रा ने ठंडी सांस ली और बातांग वालों से कहा। ध्रुव मल्होत्रा की पहचान जानने के बाद बातांग के लोग अहंकारी होने का साहस कैसे कर सकते थे? उनके हॉल मास्टर और बातांग के कई ताकतवर लोग ध्रुव मल्होत्रा के हाथों पहले ही मारे जा चुके थे, इसलिए ये बचे हुए लोग ध्रुव मल्होत्रा के प्रति घृणा या हत्या का इरादा दिखाने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। बातांग के सभी लोगों ने अपना सिर नीचे झुका लिया। ध्रुव मल्होत्रा की नजरों से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। उन्हें डर था कि कहीं उनकी अपनी आंखें उसका ध्यान आकर्षित न कर लें और उनका विनाश न कर दें। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप जानते हैं कि अरविंद तिवारी के गुरु कियानकुन युद्ध राजा इस समय कहाँ हैं? ध्रुव मल्होत्रा की शांत आवाज धीरे धीरे ऊंची हो गई। ये सुनकर बातांग की भीड़ निराशा से एक दूसरे को देखने लगी। कियानकुन युद्ध राजा का ठिकाना पूरे बातांग में केवल अरविंद तिवारी और त्रिशा रैना को ही पता था। त्रिशा रैना द्वारा कियानकुन युद्ध राजा से मिलने के लिए लाए गए 2 ग्रैंड मास्टर पहले ही उस कार्यालय में मर चुके थे। सर, हम नहीं जानते कि कियानकुन युद्ध राजा कहाँ है। जहां तक कियानकुन युद्ध राजा अरविंद तिवारी से संबंधित मामलों का सवाल है, उस कमीने ने कभी हमसे कुछ साझा नहीं किया। एक ग्रैंड मास्टर ने हिम्मत जुटाई और बोल पड़े। ध्रुव मल्होत्रा की भौहें उठ गईं। वह कियानकुन युद्ध राजा के ठिकाने के बारे में पूछताछ करने के लिए बातांग आया था और सीधे कियानकुन युद्ध राजा के पास जाने और उससे निपटने की योजना बना रहा था। कौन जानता था कि पूरे बातांग में किसी को भी ये पता नहीं होगा कि कियानकुन युद्ध राजा कहाँ है। काश उसने बातांग के उन शक्तिशाली लोगों को मारने से पहले कियानकुन युद्ध राजा का ठिकाना पता लगाने के बारे में सोचा होता। ये सब बकवास है। गुरु तुमसे कुछ पूछ रहे हैं और तुम में से किसी को भी कुछ नहीं पता। तुम कूड़े के टुकड़ों को इस दुनिया में जीने से क्या फायदा है? करण मल्होत्रा का चेहरा सख्त था और वह ध्रुव मल्होत्रा की ओर देखते हुए गहरी आवाज में बोला, मास्टर, बेहतर होगा कि मैं उन्हें मार दूं। वे एक साधारण सवाल का भी जवाब नहीं दे सकते, वे मरने के लायक हैं। बस अगर उन्हें नहीं पता तो आप उन्हें दोष नहीं दे सकते। ध्रुव मल्होत्रा ने करण मल्होत्रा की ओर देखा और बोला। ध्रुव मल्होत्रा को नाखुश देखकर करण मल्होत्रा ने फिर कुछ नहीं कहा। freeweb@oval.com, तो आप ध्रुव मल्होत्रा हैं? ठीक उसी समय कुछ ही दूर से एक प्राचीन आवाज आई। करण मल्होत्रा और अन्य लोगों ने तुरंत अपने चेहरे के भाव बदल लिए और नवागंतुक की ओर देखने लगे। ध्रुव मल्होत्रा की भौहें थोड़ी ऊपर उठीं। पास से आती शक्तिशाली आभा को महसूस करते हुए उसके मुंह के कोनों में हल्की मुस्कान आ गई और वह बुदबुदाया, स्वर्ग में रास्ता है, फिर भी तुम उस पर नहीं चलते। नरक में कोई दरवाजा नहीं है, फिर भी तुम उसमें घुसने की जिद करते हो। नवागंतुक की उपस्थिति एक आधे चरणीय कियानकुन युद्ध राजा की तरह थी। पूरे गुसु शहर में, शायद पूरे जियांगन में, केवल कियानकुन युद्ध राजा ही ऐसी ताकत रख सकता था। ध्रुव मल्होत्रा ने धीरे से मुड़कर देखा, उसकी नज़र कियानकुन युद्ध राजा पर टिकी थी। ठीक है, मैं ध्रुव मल्होत्रा हूँ और आप अरविंद तिवारी के निकम्मे मालिक होंगे, वह मूर्ख जो मात्र आधे अधूरे युद्ध राजा के रूप में राजा की उपाधि का दावा करने का साहस करता है। ध्रुव मल्होत्रा ने हल्के से हंसते हुए कहा, उनके शब्द स्पष्ट तिरस्कार और तिरस्कार से भरे हुए थे। कियानकुन युद्ध राजा की अभिव्यक्ति काली पड़ गई। हालांकि वह वास्तव में युद्ध राजा के दायरे में प्रवेश नहीं कर पाया था, फिर भी वह एक दुर्जय अर्धचरणीय युद्ध राजा था। यहाँ तक कि युद्ध राजा के दायरे में रहने वालों के लिए भी वह केवल एक कदम की दूरी पर था, तो फिर वह युद्ध राजा की उपाधि के लायक कैसे नहीं हो सकता था? तुम सचमुच घमंडी हो, लड़के। मैं अब आधे कदम के युद्ध राजा के शिखर पर हूँ, उस पौराणिक युद्ध राजा क्षेत्र से केवल एक कदम दूर। मुझे बताओ, मैं युद्ध राजा की उपाधि के लायक कैसे नहीं हूँ? कियानकुन युद्ध राजा की निगाहें गहरी थीं और वह ध्रुव मल्होत्रा को घूरते हुए ठंडे स्वर में पूछ रहा था।
ध्रुव मल्होत्रा की भौहें तिरस्कार पूर्वक उठी जब उन्होंने कहा, नकली अंततः नकली ही होती है, भले ही वह केवल एक कदम दूर हो, फिर भी वह नकली ही होती है। एकमात्र ढोंगी राजा अरविंद तिवारी का बदला लेने की बात करने की हिम्मत कैसे कर सकता है। ये सुनते ही कियानकुन युद्ध राजा का चेहरा ऐसा भद्दा हो गया मानो उसने कोई मक्खी निगल ली हो। हमला करो, इस बूढ़े मूर्ख को मार डालो। एक ढोंगी राजा अपने स्वामी के प्रति अशिष्ट व्यवहार करने का साहस कर सकता है। करण मल्होत्रा के माथे की नसें उभर आईं जब उसने ठंडे स्वर में कहा। इसके बाद उन्होंने समर जोशी और अन्य दो के साथ मिलकर कियानकुन युद्ध राजा पर सीधा हमला किया। 4 महान ग्रैंड मास्टरों को अपने ऊपर हमला करते देख कियानकुन युद्ध राजा के मुंह पर तिरस्कार भरी मुस्कान आ गई। भले ही मैं एक ढोंगी राजा हूं, लेकिन मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जिसे आप 4 महान ग्रैंड मास्टर मात्र चींटियों की तरह संभाल सकें। तुम नहीं जानते कि कैसे जीना है और कैसे मरना है, कियानकुन युद्ध राजा ने ठंडे स्वर में कहा, और फिर एक भयावह आभा उसके अंदर से फूट पड़ी जो एक आधे कदम के युद्ध राजा के लिए अद्वितीय थी। कियानकुन युद्ध राजा से आभा फूट पड़ी जो तुरंत सभी दिशाओं में फैल गई। इस बल से हॉल में मौजूद लोग तुरंत जमीन पर गिर पड़े। यहाँ तक कि दोनों ग्रैंड मास्टर भी ऐसे लग रहे थे जैसे उनका दम घुटने वाला हो। उनकी आंखें भय से भरी हुई थी जब उन्होंने कियानकुन युद्ध राजा को देखा। एक अर्धचरणीय युद्ध राजा केवल अपनी आभा से एक ग्रैंड मास्टर स्तर के महाशक्ति को कुचलकर मार सकता है। खड़े हो जाओ, अभी तुम उसके मुकाबले में नहीं हो। जैसे ही करण मल्होत्रा और अन्य लोग कियानकुन युद्ध राजा से टकराने वाले थे, ध्रुव मल्होत्रा की आवाज अचानक गूंजी। अध्याय 94 एक अर्धचरणीय युद्ध राजा का पतन। ध्रुव मल्होत्रा के आदेश पर करण मल्होत्रा और उसके 3 साथियों ने जरा भी संकोच नहीं किया। बिना किसी हिचकिचाहट के तीनों ने अपना हमला रोक दिया और तुरंत एक तरफ हट गए। कियानकुन युद्ध राजा की ठंडी निगाह एक बार फिर ध्रुव मल्होत्रा पर पड़ी और ठंडी हंसी के साथ उन्होंने कहा, आपके 4 महान ग्रैंड मास्टर इस बूढ़े आदमी का मुकाबला नहीं कर सकते। क्या आप सचमुच ऐसा सोचते हैं? मैं आपके लिए उपयुक्त हूं या नहीं, क्यों न इसका पता लगाने की कोशिश की जाए। ध्रुव मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और शांति से बोले। जैसे ही उसके शब्द निकले, ध्रुव मल्होत्रा तुरंत एक भूत की तरह कियानकुन युद्ध राजा के सामने प्रकट हो गया। बिना किसी दिखावटी हमले के ध्रुव मल्होत्रा ने अपनी आभा भी नहीं दिखाए। उसने बस अपना हाथ बढ़ाया और सीधे कियानकुन युद्ध राजा का गला पकड़ लिया। भयानक शक्ति भड़क उठी और ध्रुव मल्होत्रा के एक ही हाथ से कियानकुन युद्ध राजा को जमीन से ऊपर उठा लिया गया। तुरंत ही उस पर घुटन की तीव्र भावना छा गई, यहाँ तक कि एक आधे कदम के युद्ध राजा क्षेत्र के मार्शल कलाकार के रूप में भी वह ऑक्सीजन के बिना जीवित नहीं रह सकता था। ध्रुव मल्होत्रा का हाथ दुनिया की सबसे मजबूत बेड़ी की तरह था, जिसने कियानकुन युद्ध राजा के गले को कसकर जकड़ रखा था। चाहे वह कितना भी संघर्ष करे, वह ध्रुव मल्होत्रा की गर्दन पर पकड़ से मुक्त नहीं हो सका। हे कुछ ही सांसों के बाद कियानकुन युद्ध राजा का चेहरा प्रयास से लाल हो गया और ध्रुव मल्होत्रा को देखते हुए उनकी आंखें भय से भर गईं। उस क्षेत्र में जो भयावह आभा छाई हुई थी वह बहुत पहले ही समाप्त हो चुकी थी, मानो वह कभी वहां थी ही नहीं। एकमात्र आधा कदम का युद्ध राजा मेरे स्वामी का अनादर करने का साहस कर रहा है और मृत्यु की मांग कर रहा है, करण मल्होत्रा ने ठंडी हंसी के साथ कहा। समर जोशी और अन्य 2 लोगों के चेहरे पर भी उदासी का भाव दिखाई दिया। एक युद्ध राजा के समर्थन के साथ एक आधे कदम के युद्ध राजा का सामना करना उनके लिए थोड़ा भी डरावना नहीं था। युद्ध राजाओं के राज्य में ड्रैगन देश के 4 महान युद्ध क्षेत्रों में शायद केवल ध्रुव मल्होत्रा, उत्तरी लियाओ राजा ही ऐसे राज्य तक पहुंचे थे। समर जोशी और अन्य लोगों की आंखों में ध्रुव मल्होत्रा की ओर देखते ही प्रशंसा की भावना भर गई। इस समय वे पूरी तरह से ध्रुव मल्होत्रा की जबरदस्त ताकत के आगे झुक गए। अगर करण मल्होत्रा को पता होता कि वे उस समय क्या सोच रहे थे, तो शायद वह हंस पड़ते। मेरे स्वामी के लिए युद्ध राजा चींटी से भिन्न नहीं है। करण मल्होत्रा को स्पष्ट रूप से समझ आ गया था कि ध्रुव मल्होत्रा उस महान शाही मार्ग के क्षेत्र में कदम रख चुका है। ध्रुव मल्होत्रा ने कियानकुन युद्ध राजा की गर्दन पर अपनी पकड़ थोड़ी ढीली कर दी, जिससे वह एक बार फिर सांस ले सका। कियानकुन युद्ध राजा जोर जोर से सांस लेने के लिए हौंफने लगा। उसने पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया था जैसा कि अब महसूस कर रहा था कि हवा दुनिया की सबसे कीमती चीज है। मैं तुम्हें एक मौका दूंगा, मुझे कोई कारण बताओ कि मैं तुम्हारी जान क्यों बख्श दूं। ध्रुव मल्होत्रा ने अपने हाथ में अस्त व्यस्त किंकुनवार किंग को देखा और ठंडे स्वर में कहा। कियानकुन युद्ध राजा का शरीर कांप उठा और उसने जल्दी से कहा, वास्तव में मैं 4थे मंडप के स्वामी राजेंद्र नायक के अधीन 6 मंडप स्वामी में से एक हूँ।
चूंकि आप भी एक युद्ध राजा हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि ड्रैगन देश के 4 युद्ध क्षेत्रों के राजाओं के पास अनगिनत शक्तिशाली अधीनस्थ हैं। भले ही आप मुझे अभी मार दें, राजेंद्र नायक निश्चित रूप से आपको शिकार करने के लिए लोगों को भेजेंगे। क्या होगा अगर मैं जाऊं और अरविंद तिवारी के साथ मामला खत्म कर दूं? ठीक है। राजेंद्र नायक ड्रैगन देश के महान युद्ध क्षेत्रों के 4 राजाओं में से एक है। वह ड्रैगन देश के पूर्वी क्षेत्रों की रक्षा करने वाले अनगिनत मजबूत अधीनस्थों का नेतृत्व करता है। राजेंद्र नायक 4 युद्ध क्षेत्र के राजाओं में से व्यक्तिगत शक्ति और अपने अधीनस्थों की शक्ति के संदर्भ में उत्तरी युद्ध राजा के सबसे करीब है। राजेंद्र नायक। चौथा मंडप। मास्टर, यदि यही तुम्हारा एकमात्र कारण है, तो भी यह मेरे लिए तुम्हारी जान बख्शने के लिए पर्याप्त नहीं है। एम्पायर पर अपडेट के लिए बने रहें। क्यानकुन युद्ध राजा की बातें सुनकर ध्रुव मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया, उसकी आंखों में तिरस्कार की झलक दिखी। ये सुनते ही क्यानकुन युद्ध राजा की पुतलियां हिंसक रूप से सिकुड़ गईं, उसकी आंखें अविश्वास से भर गईं, मानो उसने दुनिया का सबसे बड़ा मजाक सुन लिया हो। बैकवोट राजेंद्र नायक के अधीन चौथे युद्ध मंडप के हॉल मास्टर के रूप में ये दर्जा अभी भी पर्याप्त नहीं था कि उसके सामने का युद्ध राजा उसे छोड़ दे। ध्रुव मल्होत्रा, क्या तुम सचमुच सोचते हो कि युद्ध राजा बनकर तुम ड्रैगन कंट्री में अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हो? मैं तुम्हें सच बता दूं, राजेंद्र नायक इस समय एकांतवास में है और वह युद्ध राजा के दायरे से बस एक कदम की दूरी पर है। जब राजेंद्र नायक अपने एकांतवास से निकलेगा तो वह भी तुम्हारी तरह ही एक युद्ध राजा होगा। यद्यपि आपके अधीनस्थों की ताकत कमजोर नहीं है, तथापि पूर्वी क्षेत्रों के अनगिनत शक्तिशाली लोगों के सामने क्या आपको सचमुच लगता है कि आप उनका सामना कर सकते हैं? इस समय भी क्यानकुन युद्ध राजा ध्रुव मल्होत्रा को धमकी देना नहीं भूला। वह जानता था कि ध्रुव मल्होत्रा उसे आसानी से जाने नहीं देगा, इसलिए वह राजेंद्र नायक की प्रतिष्ठा का उपयोग करके ध्रुव मल्होत्रा पर दबाव बनाना चाहता था ताकि वह उसकी बात मान ले और उसे जाने दे। ये सुनते ही ध्रुव मल्होत्रा की भौहें चढ़ गईं और वह मुस्कुराते हुए बोला, राजेंद्र नायक बैटल किंग दायरे में घुसने वाला है। ये वास्तव में अच्छी खबर है। चूंकि तुम्हें विश्वास है कि वह तुम्हारा बदला लेने आएगा, तो मैं उसका इंतजार करूंगा। क्यानकुन युद्ध राजा की अभिव्यक्ति नाटकीय रूप से बदल गई, ये जानकर कि ध्रुव मल्होत्रा का अभी भी उसे जाने देने का कोई इरादा नहीं है। ध्रुव मल्होत्रा को मौत भरी आंखों से घूरते हुए कांपती आवाज में उसने पूछा, कौन? आखिर तुम कौन हो और तुम्हें राजेंद्र नायक से भी डर क्यों नहीं लगता? क्यानकुन युद्ध राजा के शब्दों को सुनकर ध्रुव मल्होत्रा के बोलने से पहले उसके बगल में खड़े करण मल्होत्रा ने एक ठंडी सिसकारी भरी और उदासीनता से कहा, तुम मेरे स्वामी की पहचान जानने के योग्य नहीं हो। विशाल पूर्वी प्रदेश में केवल राजेंद्र नायक ही मेरे स्वामी की पहचान जानने के योग्य हैं। उनके बगल में बैठे समर जोशी करण मल्होत्रा की बातों से अचंभित रह गए। ये शब्द इतने परिचित क्यों लगे? जब समर जोशी ध्रुव मल्होत्रा के लिए परेशानी खड़ी करने के लिए कर्नल रणदीप शर्मा का दक्षिणी सीमा से गुस्सू शहर तक पीछा कर रहे थे, तो क्या उन्होंने भी यही बात नहीं सुनी थी? उस समय तो उन्होंने इस बात पर विश्वास नहीं किया था, लेकिन जब उन्हें सचमुच पता चला कि ध्रुव मल्होत्रा महान उत्तरी लियाओ राजा थे, तो उनके दिल में बस यही कृतज्ञता बची कि ध्रुव मल्होत्रा ने दया करके उन पर वार नहीं किया। इससे अधिक कहने का कोई फायदा नहीं है। अपने भाग्य के साथ शांति बना लो। मुझे उम्मीद है कि आपकी इच्छा के अनुसार एक दिन राजेंद्र नायक आपसे बदला लेने के लिए मुझे ढूंढने आएगा। ध्रुव मल्होत्रा ने हल्के से हंसते हुए कहा। उसके बाद उसने क्यानकुन युद्ध राजा का हाथ थोड़ा जोर से दबाया। दरार। अचानक हड्डी टूटने की तीखी आवाज गूंजी। क्यानकुन युद्ध राजा का सिर झुक गया और उसकी आंखों की रोशनी तुरंत फीकी पड़ गई। एक शक्तिशाली अर्ध युद्ध राजा योद्धा ध्रुव मल्होत्रा के हाथों इतनी आसानी से मारा गया, और ध्रुव मल्होत्रा को एक अर्ध युद्ध राजा को मारने में कोई खुशी महसूस नहीं हुई। जो कुछ बचा था वह अंतहीन उदासीनता और शांति थी। मानो जिसे उसने मार डाला था वह कोई अर्ध युद्ध राजा नहीं था, बल्कि महज एक तेज शक्ति वाला मार्शल कलाकार था। धप। क्यानकुन युद्ध राजा की लाश को लापरवाही से एक तरफ फेंकते हुए ध्रुव मल्होत्रा डोमिनियन हॉल के शेष लोगों को देखने के लिए मुड़े। महाराज, हमें छोड़ दीजिए। ये सब अरविंद तिवारी का आपके खिलाफ जाने का विचार था। डोमिनियन हॉल के प्रमुख के रूप में हम उनके आदेशों की अवहेलना नहीं कर सकते। हे मेरे प्रभु, कृपया दया करें और हमारी जान बख्श दें। डोमिनियन हॉल के लोगों का एक समूह घुटनों के बल झुककर लगातार दया की भीख मांग रहा था। जियांगन की एक समय की उच्च और शक्तिशाली प्रथम सैन्य शक्ति अब पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी, तथा बचे हुए लोग निराश्रित कुत्तों की तरह जमीन पर घुटनों के बल बैठे थे और दयनीय ढंग से अपनी पूंछ हिला रहे थे। मैंने कहा था कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा,
भविष्य में थोड़ा संयम रखना याद रखना, तथा ऐसे लोगों से खुद को परेशान मत करना जिन्हें आप बेहतर जानकारी के बिना भड़काने का जोखिम नहीं उठा सकते। ध्रुव मल्होत्रा की उदासीन निगाह उन पर पड़ी और उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, बैककोट अध्याय 95 सैन्य सलाहकार दक्षिणी सीमा सेना का मुख्यालय दक्षिणी सीमा की सीमा पर एक छोटे से शहर में स्थित था। पूरे शहर को अभेद्य सुरक्षा घेरे में घेर लिया गया था, यहाँ तक कि ऊंची दीवारें जिन्हें महान ग्रैंडमास्टर भी नहीं तोड़ सके, गोलियों और गोले की बौछार का सामना कर सकती थीं। सर, हमारी दक्षिणी सीमा सेना का मुख्यालय इसी शहर में है। युद्ध का असर आम लोगों पर न पड़े, इसके लिए पूर्व कर्नल रवि ठाकुर ने सभी नगरवासियों को वहां से निकालने का आदेश दिया था। अब यह शहर पूरी तरह से युद्ध के शहर में तब्दील हो गया है, जिसमें बड़ी संख्या में दक्षिणी सीमा सेना के सैनिक तैनात हैं। समर जोशी ने ऊंची दीवारों की ओर देखा और बोले। ये सुनकर ध्रुव मल्होत्रा ने थोड़ा सिर हिलाया। दक्षिणी सीमा का क्षेत्र उत्तरी लियाओ से पूरी तरह अलग था। उत्तरी लियाओ में अनेक मैदान थे, जबकि दक्षिणी सीमा अनेक पहाड़ों से भरी थी। यहाँ तक कि यह शहर, जो दक्षिणी सीमा सेना का मुख्यालय था, भी चारों ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ था। साम्राज्य में छिपी कहानियों का अन्वेषण करें। दक्षिणी सीमा पर जटिल भूभाग और अराजक स्थिति के कारण इस क्षेत्र में बहुत कम व्यापारी सक्रिय थे। दक्षिणी सीमा सेना केवल राजधानी से आपूर्ति का अनुरोध कर सकती थी तथा संसाधनों के आवंटन की प्रतीक्षा कर सकती थी। वहां कौन जाएगा? गेट पर पहरा दे रहे सिपाही ने ठंडे स्वर में पूछा। समर जोशी ने भौहें चढ़ाकर ठंडे स्वर में जवाब दिया, मैं दक्षिणी सीमा सेना की 4th रेजिमेंट का कमांडर समर जोशी हूँ। यह मेरी पहचान का प्रतीक है। अपनी आंखें खोलो और ध्यान से देखो, तुमने मुझे रोकने की हिम्मत की। सिपाही ने समर जोशी और अन्य लोगों की पहचान सत्यापित करने के बाद तुरंत उन्हें जाने देने के लिए गेट खोल दिया। यदि केवल समर जोशी ही होते तो पूछताछ में अधिक समय लग सकता था, लेकिन दक्षिणी सीमा सेना की चारों रेजिमेंटों के कमांडरों की उपस्थिति में धोखेबाजों का खतरा स्वाभाविक रूप से टल गया। गेट पर खड़े सिपाही ने चारों कमांडरों के पहचान पत्रों पर एक नज़र डाली और फिर उन्हें अंदर जाने दिया। शहर में प्रवेश करने पर यह बंजर दिखने के बजाय एक रहने योग्य वातावरण प्रतीत हुआ। पूरा शहर 2 भागों में बंटा हुआ था। बीच में एक चौड़ी सड़क थी और सड़क के दोनों ओर पंक्तिबद्ध मकान थे। प्रत्येक पंक्तिबद्ध घर की दीवारें धातु की चमक से चमक रही थीं। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इन्हें विशेष रूप से युद्ध के लिए डिजाइन किया गया था, जो किसी भी समय छिड़ सकता था। अजीब बात है, वह बूढ़ा आदमी शिबुयुन सर का स्वागत करने के लिए बाहर क्यों नहीं आया? हमारे रवाना होने से पहले मैंने उन्हें उत्तरी लियाओ राजा के आगमन की सूचना देने के लिए फ़ोन किया था तथा उनसे कहा था कि वे शहर में सेना को संगठित करें और आकर उनका स्वागत करें। समर जोशी ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं, उनके चेहरे पर हैरानी थी। दक्षिणी सीमा सेना के सैन्य सलाहकार शिबुयुन भी एक संस्थापक नायक थे, जिन्होंने पूर्व कर्नल रवि ठाकुर के साथ मिलकर इस क्षेत्र का विस्तार किया था। हालांकि वर्तमान कर्नल रवि ठाकुर के लापता होने के बाद शिबुयुन ने धीरे धीरे दक्षिणी सीमा सेना के अधिकांश मामलों पर नियंत्रण कर लिया। यद्यपि समर जोशी और 3 अन्य दक्षिणी सीमा सेना की 4 प्रमुख रेजिमेंटों के कमांडर थे, लेकिन उनमें से कोई भी सेना के भीतर दक्षिणी सीमा सेना के सैन्य सलाहकार शिबुयुन के प्रभाव और शक्ति की बराबरी नहीं कर सकता था। हाल के वर्षों में जैसे जैसे शिबुयुन ने लगातार दक्षिणी सीमा सेना का नियंत्रण अपने हाथ में लिया, दक्षिणी सीमा के विभिन्न भागों में फुसफुसाहटें होने लगीं कि शिबुयुन को नया कर्नल रवि ठाकुर कहा जाए। एक साधारण सैन्य सलाहकार सर का स्वागत करने के लिए बाहर आने का साहस नहीं कर सकता। एक बार हम उससे मिल लें तो मैं उसका सिर कुचल दूंगा। करण मल्होत्रा ने भौहें उठाईं और उग्रता से कहा। समर जोशी और अन्य लोगों की भी भौहें तन गईं, उनकी आंखें क्रोध से भर गईं। शिबुयुन के लिए 4 कमांडरों का अनादर करना एक बात थी, लेकिन अब वह उत्तरी लियाओ राजा का भी अनादर करने का साहस कर रहा था। यह आदमी सचमुच सोचता होगा कि वह कर्नल रवि ठाकुर है। निश्चिंत रहें सर, हम उस बूढ़े आदमी शिबुयुन को बाहर खींचने और उससे पूछताछ करने के लिए काउंसिल हॉल की ओर जा रहे हैं, मोकियुन ने ठंडे स्वर में कहा। ध्रुव मल्होत्रा के आने से पहले वे चारों अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, जिससे शिबुयुन को फायदा उठाने का मौका मिल गया। अब चूंकि चारों ध्रुव मल्होत्रा के प्रति वफादार थे और एकजुट थे, भले ही शिबुयुन दक्षिणी सीमा सेना के सबसे कुलीन सैनिकों को नियंत्रित करता था, फिर भी वह समर जोशी और अन्य 3 कमांडरों के लिए कोई खतरा नहीं था। ये कहते हुए मोकियुन और उनका समूह ध्रुव मल्होत्रा और अन्य लोगों के साथ छोटे शहर के केंद्र की ओर बढ़े। चारों कमांडर, आप वापस आ गए हैं। मुझे अभी अभी आपके लौटने की खबर मिली है। मैं आपका स्वागत करने के लिए शहर से बाहर निकलने ही वाला था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप सभी पहले ही शहर में प्रवेश कर चुके होंगे।
इससे पहले कि ध्रुव मल्होत्रा और उनका समूह आगे बढ़ पाता, कुछ ही दूरी से एक आश्चर्यचकित करने वाली आवाज आई। सभी ने पीछे मुड़कर देखा तो सफेद बालों वाला एक बूढ़ा आदमी कई हटे कट्टे आदमियों के साथ तेजी से ध्रुव मल्होत्रा और उसके समूह की ओर बढ़ रहा था। शिबुयुन, क्या तुम वे शब्द भूल गए जो मैंने तुमसे पहले कहे थे? उत्तरी युद्ध का राजा स्वयं आया है, क्या तुम उसे सम्मान नहीं दे रहे हो? समर जोशी ने समूह का नेतृत्व कर रहे बूढ़े व्यक्ति की ओर ठंडी निगाह से देखा और सख्ती से दहाड़ा। शिबुयुन ने पूर्ण उदासीनता दिखाते हुए अपने कान खोदे। कमांडर वांग, आप दक्षिणी सीमा सेना की चौथी सेना के कमांडर हैं। क्या मैं आपके शब्दों का यह अर्थ ले सकता हूं कि आप पहले ही उत्तरी युद्ध राजा के पक्ष में आ चुके हैं और भूल गए हैं कि आप दक्षिणी सीमा सेना के सदस्य हैं? शिबुयुन ने समर जोशी को उदासीनता से देखते हुए शांतिपूर्वक बात की। इससे पहले कि समर जोशी कुछ बोल पाते, शिबुयुन की नज़र मो कियुन के समूह पर पड़ी। वह भी संदिग्ध नज़र से देखा। उस नज़र से ऐसा लग रहा था कि कहीं समर जोशी और अन्य लोगों ने दक्षिणी सीमा सेना के साथ विश्वासघात तो नहीं कर दिया है। यहाँ चीज़ों को उलझाने की कोशिश बंद करो। हमारे ड्रैगन राष्ट्र के 4 प्रमुख युद्ध क्षेत्रों में ऐसा कोई नियम कभी नहीं रहा है कि कोई सेना कमांडर किसी अन्य युद्ध क्षेत्र के राजा के प्रति निष्ठा की प्रतिज्ञा नहीं कर सकता है। मो कियुन ने शिबुयुन को घूरते हुए ठंडे स्वर में कहा। शिबुयुन ने एक भौं उठाए, उसकी अभिव्यक्ति तिरस्कार से भरी हुई थी। कमांडर मो, क्या किसी व्यक्ति को कुछ वफादारी नहीं रखनी चाहिए? जब कर्नल रवि ठाकुर आसपास थे तो उन्होंने कभी भी आप चारों के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया। अब जब कर्नल रवि ठाकुर कुछ ही वर्षों के लिए चले गए हैं तो आप किसी और का पक्ष लेने के लिए इंतजार नहीं कर सकते। कर्नल रवि ठाकुर को कितना दुख होगा अगर उन्हें ये पता चले। ये सुनकर मो कियुन और अन्य लोगों के भाव बदल गए। आपको हमारी चिंताओं से परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर कर्नल रवि ठाकुर एक दिन वापस आ गए तो हम उन्हें खुद ही समझा देंगे। मो कियुन ने ठंडी सांस ली और जवाब दिया। इसके बाद शिबुयुन ने मो कियुन के समूह के साथ जुड़ना बंद कर दिया और अपना ध्यान ध्रुव मल्होत्रा की ओर केंद्रित कर लिया। ये प्रसिद्ध उत्तरी लियाओ राजा होगा, है ना? उत्तरी लियाओ राजा की कैद की खबर ने सचमुच कई लोगों को चौंका दिया था। भले ही दक्षिणी सीमा उत्तरी लियाओ से बहुत दूर है, लेकिन आपकी कैद की खबर गरज के समान जोरदार थी। शिबुयुन ने कहा, उसकी आवाज़ उपहासपूर्ण लेकिन मुस्कुराहट वाली थी। करण मल्होत्रा के चेहरे के हाव भाव अचानक बदल गए और वह शिबुयुन को ठंडी निगाहों से घूरते हुए उदासीनता से बोला, अगर तुमने फिर से सर को बदनाम करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारी यात्रा में तुम्हारा साथ दे सकता हूँ। आप कौन हैं? मैं उत्तरी लियाओ राजा से बात कर रहा हूँ। आपको बीच में बोलने का अधिकार कहाँ से मिला? शिबुयुन ने करण मल्होत्रा की धमकी से बेखौफ होकर उसकी ओर घृणा भरी नजरों से देखा और कहा। करण मल्होत्रा की आंखों में जानलेवा इरादे भरे हुए थे, मानो अब वह अपनी हत्या की इच्छा पर काबू नहीं रख पा रहा था। अध्याय 96। अनादर करने वाले लोग पूरे देश में ध्रुव मल्होत्रा को छोड़कर कोई भी उनका सिर गर्व से झुकाने में सक्षम नहीं था। हमेशा अहंकारी रहने वाले करण मल्होत्रा को अब शिबुयुन द्वारा उकसाया जा रहा है। वह इसे कैसे सहन कर सकता है? करण मल्होत्रा के शरीर से एक भयंकर जानलेवा आभा फूट पड़ी, जो एक भयंकर तूफान की तरह थी और तुरंत ही सभी दिशाओं में फैल गई। नीचे रहो। लेकिन इससे पहले कि करण मल्होत्रा शिबुयुन के खिलाफ कोई कदम उठा पाता, ध्रुव मल्होत्रा की आवाज करण मल्होत्रा के कानों में पड़ी। क्रोध और जानलेवा इरादे से भरे होने के बावजूद करण मल्होत्रा ने ध्रुव मल्होत्रा के आदेश की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं की। बिना किसी हिचकिचाहट के करण मल्होत्रा ने ठंडे अंदाज में शिबुयुन को एक नज़र से देखा, फिर आज्ञाकारी ढंग से ध्रुव मल्होत्रा के पास खड़ा हो गया। ये दक्षिणी सीमा है, क्या आपने सोचा था कि यह आपका उत्तरी लियाओ है? शिबुयुन ने करण मल्होत्रा की ओर देखा और अपने दिल में डर के साथ कहा। जब करण मल्होत्रा की जानलेवा मंशा पहले भड़की थी तो उसे ऐसा महसूस हुआ था जैसे वह बर्फ के किसी तहखाने में गिर गया हो। उत्तरी लियाओ की ताकत से मन ही मन आश्चर्यचकित था, लेकिन जब ध्रुव मल्होत्रा ने अचानक करण मल्होत्रा को पीछे हटने के लिए कहा तो शिबुयुन ने सोचा कि ध्रुव मल्होत्रा चिंतित है कि दक्षिणी सीमा में दुश्मन बनाने से अनियंत्रित परिणाम होंगे। यहाँ तक कि उत्तरी लियाओ राजा के रूप में ध्रुव मल्होत्रा को भी दक्षिणी सीमा पर एक सैन्य रणनीतिकार के रूप में उनके सामने अपना सिर झुकाना पड़ा था, है न? अधीनस्थ तो अधीनस्थ ही होते हैं, जब बात दूरदृष्टि की आती है तो वे अपने स्वामी की बराबरी नहीं कर सकते। शिबुयुन ने एक बार फिर ठंडे स्वर में कहा। हालांकि ध्रुव मल्होत्रा ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, जैसे उन्होंने उनकी भड़काऊ बातें सुनी ही न हों। शिबुयुन, आप दक्षिणी सीमा सेना के सैन्य रणनीतिकार हैं, इसलिए आप हमारे ड्रैगन साम्राज्य के नियमों से बहुत परिचित होंगे।
मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ड्रैगन साम्राज्य के नियमों के अनुसार 4 महान युद्ध क्षेत्रों के राजाओं के प्रति अनादर दिखाने पर किसी को कैसे दंडित किया जाना चाहिए? ध्रुव मल्होत्रा की उदासीन आवाज धीरे धीरे ऊंची हो गई। शिबुयुन के चेहरे पर मुस्कान कठोर हो गई और उसके चेहरे पर ही जम गई। उसकी नज़र ध्रुव मल्होत्रा पर पड़ी, जो अनिश्चितता से टिमटिमा रहा था। हमारे ड्रैगन साम्राज्य के नियमों के अनुसार जो लोग 4 महान युद्ध क्षेत्रों के राजाओं को अपमानित करने का साहस करते हैं, चाहे वे कोई भी हो या उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, उन्हें बिना किसी दया के मार दिया जाएगा। उसी समय अचानक कुछ ही दूरी से एक ठंडी किंतु दबंग आवाज आई। जैसे ही आवाज धीमी हुई, एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति सबके सामने प्रकट हुआ, जो सफेद प्रशिक्षण पोशाक पहने था और अपनी पीठ पर तलवार लटकाए हुए था। उस आदमी की आंखें ठंडी गंभीरता से भरी हुई थीं और उसकी पीठ पर तलवार कुछ हद तक स्पष्ट दिख रही थी। महाराज, ये कर्नल रवि ठाकुर का रक्षक शेन लिंग्युन है। मैंने सुना है कि शेन लिंग्युन संभवतः गुई दाव संप्रदाय का शिष्य है। अधेड़ उम्र के तलवारबाज को देखते ही समर जोशी की पुतलियां जोर से सिकुड़ गईं और फिर वह तेजी से ध्रुव मल्होत्रा की ओर झुके और बोलने लगे। ध्रुव मल्होत्रा ने पहले अपनी भौं उठाई और फिर उदासीनता से अपना सिर हिलाया। तब तक शेन लिंग्युन ध्रुव मल्होत्रा के सामने आ चुका था। उसकी पीठ पर लटकी तलवार उसके पूरे अस्तित्व से प्रबल युद्ध की मंशा प्रकट कर रही थी। यद्यपि ड्रैगन किंगडम के अपने नियम हैं, ये दक्षिणी सीमा है। ड्रैगन किंगडम के नियम आवश्यक रूप से यहाँ लागू नहीं होते। दक्षिणी सीमा सेना की स्थापना के बाद से किसी ने भी हमारे दक्षिणी सीमा सैनिकों को उनके मुख्य शिविर में मारने की हिम्मत नहीं की है, और कोई भी ऐसा करने में सक्षम नहीं है। शेन लिंग्युन ने सीधे ध्रुव मल्होत्रा की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा। वह अत्यंत अहंकारी नजर, मानो वह उत्तरी लियाओ राजा ध्रुव मल्होत्रा को भी महत्व नहीं देता था। शिबुयुन ने भी ठंडी हंसी उड़ाते हुए कहा, हमारी दक्षिणी सीमा सेना का मुख्य शिविर ऐसी जगह नहीं है जहां कोई भी व्यक्ति जल्दबाजी में काम कर सके। इन दोनों व्यक्तियों की बातें सुनकर विक्रम सिंह और उसके साथ खड़े अन्य लोगों के चेहरे पर तुरंत ही भयंकर भाव उभर आए और उनमें हत्या की भावना का एक हल्का सा भाव उभर आया। ध्रुव मल्होत्रा उनका आकाश था, उनकी पूरी उत्तरी लियाओ सेना का आकाश। वे इस तरह का अपमान कैसे बर्दाश्त कर सकते थे? एम्पायर पर विशेष कहानियां पाएंगे, फिर भी ध्रुव मल्होत्रा ने बाकी लोगों की तरह कोई बड़ा हंगामा नहीं किया। उसने बस शेन लिंग्युन और शिबुयुन की तरफ उदासीन भाव से एक नज़र डाली। बाद में उन्होंने हंसते हुए कहा, ऐसा लगता है कि आपको मुझसे, उत्तरी लियाओ राजा से काफ़ी शिकायतें हैं। शिबुयुन ने अपनी भौं को ऊपर उठाते हुए ध्रुव मल्होत्रा की ओर देखा, फिर एक ठंडी सांस के साथ उसने अपना सिर आसमान की ओर उठाया, उदासीनता का भाव दिखाते हुए मानो कह रहा हो कि उसे परवाह है या नहीं, यह उसकी मर्जी है। शेन लिंग्युन भी वैसा ही था, लेकिन उसका रवैया शिबुयुन से भी अधिक तिरस्कारपूर्ण था। उत्तरी लियाओ राजा, 3 साल पहले उसे फंसाया गया था और उसे बेड़ियों में जकड़ दिया गया था, और अब जेल से रिहा होने के बाद वह दक्षिणी सीमा में हस्तक्षेप करने की सोच रहा है। 3 वर्ष पूर्व जब ध्रुव मल्होत्रा को फंसाया गया था और जेल में डाला गया था, तब से शाही राजधानी में अफवाहें फैल रही थीं कि शाही राजधानी पूरे क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए उत्तरी लियाओ में एक शक्तिशाली व्यक्ति को भेजना चाहती थी। शेन लिंग्युन और शिबुयुन ने सोचा कि ध्रुव मल्होत्रा के पास अभी भी उनकी दक्षिणी सीमा सेना के क्षेत्र में घूमने का अवकाश है, शायद उसके अपने घर पर भी किसी और ने कब्जा कर लिया हो। वह स्वयं को उत्तरी लियाओ राजा कह सकता था, लेकिन विशाल उत्तरी लियाओ सेना अब भी उसके आदेशों का पालन करती थी या नहीं, यह एक अलग मामला था। यही कारण था कि शेन लिंग्युन और शिबुयुन ने एक समय के सम्मानित उत्तरी लियाओ राजा ध्रुव मल्होत्रा के सामने इतना लापरवाह होने का साहस किया। ये देखते हुए कि आप दोनों ने दक्षिणी सीमा की रक्षा में ड्रैगन देश के लिए खून और पसीना बहाया है, मैं आपको एक मौका दे सकता हूँ। उनका रवैया देखकर ध्रुव मल्होत्रा ने ठंडी सांस लेते हुए कहा। ये सुनकर शिबुयुन की भौहें तन गईं और ध्रुव मल्होत्रा की ओर तिरस्कार भरी नज़र से देखते हुए उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, क्या मुझे तुम्हारी ज़रूरत है कि तुम मुझे एक मौका दो? क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम अभी भी वही उत्तरी युद्ध के राजा हो जिसने 3 साल पहले ड्रैगन देश को हिलाकर रख दिया था? चलो सुनते हैं। मैं वास्तव में देखना चाहता हूं कि क्या प्रसिद्ध उत्तरी युद्ध राजा वास्तव में उतना ही शक्तिशाली है जितना कि अफवाहें कहती हैं। शेन लिंग्युन ने भी ठंडे स्वर में उपहास किया। उसकी आंखों में लड़ाई का जबरदस्त इरादा था जब वह ध्रुव मल्होत्रा को देख रहा था। उनकी बिल्कुल भिन्न प्रतिक्रियाएं देखकर ध्रुव मल्होत्रा मन ही मन घृणा करने लगा। फिर भी उनका चेहरा भाव शून्य बना रहा और उन्होंने उदासीनता से कहा, शक्ति स्वयं बोलेगी। मैं यहीं खड़ा रहूंगा। यदि आप दोनों मिलकर मुझे एक कदम भी आगे बढ़ने पर मजबूर कर सकें तो मैं हार मान लूंगा और अपने लोगों के साथ तुरंत दक्षिणी सीमा छोड़ दूंगा।
आज के बाद मैं, ध्रुव मल्होत्रा, कभी भी दक्षिणी सीमा पर पैर नहीं रखूंगा। इन शब्दों पर शिबुयुन की आंखों में रोशनी की एक चमक चमक उठी। जब से कर्नल रवि ठाकुर गायब हुए थे, तब से वह सैन्य रणनीतिकार हमेशा कर्नल रवि ठाकुर की जगह लेने की इच्छा रखता था। हालांकि चाहे वह दक्षिणी सीमा सेना के विभिन्न सैन्य रेजिमेंटों के कमांडर हों या उसके भीतर के शक्तिशाली सैनिक, किसी ने भी उनका समर्थन नहीं किया। दक्षिणी सीमा पर कर्नल रवि ठाकुर 10,000 से अधिक लोगों की जान थे। सभी जनरलों के पास वास्तविक शक्ति है, जो दक्षिणी सीमा की अनगिनत सेनाओं की कमान संभालते हुए उस सिंहासन पर बैठना नहीं चाहेंगे। इसलिए शिबुयुन ने अपमान सहा और गुप्त रूप से अपनी सेना विकसित की। वर्षों की रणनीति के बाद उनके नियंत्रण वाली शक्ति दक्षिणी सीमा सेना के भीतर सबसे मजबूत शक्ति बन गई थी। लेकिन ध्रुव मल्होत्रा का अचानक दक्षिणी सीमा सेना में आना कुछ ऐसा था जिसे शिबुयुन बर्दाश्त नहीं कर सका। मुझे आशा है कि उत्तरी युद्ध राजा अपने वचन से पीछे नहीं हटेगा, शिबुयुन ने अधीरता से कहा। ध्रुव मल्होत्रा ने उसकी ओर देखा और घृणा से कहा, क्या मुझे आप जैसे एक साधारण सैन्य रणनीतिकार को धोखा देने की जरूरत है? ये सबसे अच्छा है, शिबुयुन ने शांत भाव से अविचलित होकर उत्तर दिया। इस बीच शेन लिंग्युन ने अपनी पीठ पर तलवार पर हाथ रखते हुए एक अप्रिय अभिव्यक्ति के साथ कहा, मैं केवल इसी तलवार से हमला कर सकता हूँ। अगर यह उत्तरी लियाओ राजा को घायल कर देती है। अध्याय 97 दो दुश्मनों से अकेले लड़ना। यदि आप, शेन लिंग्युन, में क्षमता है तो भले ही आप मुझे आज मार दें, कोई भी आपको कोई परेशानी नहीं देगा। चूंकि मैंने स्वयं इस लड़ाई की शुरुआत की है, इसलिए स्वाभाविक रूप से मुझे आपकी किसी भी रणनीति से डर नहीं लगता। इससे पहले कि शेन लिंग्युन अपनी बात पूरी कर पाते, ध्रुव मल्होत्रा ने सीधे उनकी बात काट दी और उनके अभी तक बोले नहीं गए शब्दों को बीच में ही रोक दिया। ये सुनकर शेन लिंग्युन ने उदासीनता से सिर हिलाया और ठंडे स्वर में कहा, यह सबसे अच्छा होगा। शेन लिंग्युन ने अपना जीवन एक तलवार के साथ जिया था। अब ध्रुव मल्होत्रा द्वारा उसके और उसके हथियार के बारे में इतनी हल्की बातें सुनना उसके अंदर और भी अधिक क्रोध पैदा कर गया, क्योंकि वह पहले से ही ध्रुव मल्होत्रा को नापसंद करता था। क्या दो चींटियां भी आप जैसे महान व्यक्ति को चुनौती देने के योग्य हैं? ये बेहतर होगा, सर, कि आप किनारे से देखें और देखें कि मैं इन दो कूड़े के टुकड़ों को अपने पैरों के नीचे जमीन में कैसे दबाता हूँ। कर्नल मल्होत्रा ने अपनी आंखों में एक भयावह भाव लिए शिबुयुन और शेन लिंग्युन की ओर देखते हुए ध्रुव मल्होत्रा से बात की। ध्रुव मल्होत्रा ने उसकी ओर देखा और उदासीनता से कहा, क्या अब तुम मेरी बातें सुनने से इनकार कर रहे हो? आपके अधीनस्थ की हिम्मत नहीं है। कर्नल मल्होत्रा के चेहरे पर उदासी छा गई और वह तुरंत बोल पड़े। उसने ध्रुव मल्होत्रा के आदेशों की अवहेलना करने का साहस नहीं किया। उसने केवल ध्रुव मल्होत्रा के स्थान पर लड़ने की पेशकश की थी, क्योंकि उसके दिल में न तो शिबुयुन और न ही शेन लिंग्युन ध्रुव मल्होत्रा से लड़ने के योग्य थे। ध्रुव मल्होत्रा ने विक्रम सिंह और अन्य को कार्रवाई न करने देने का कारण यह था कि वह शेन लिंग्युन और शिबुयुन के माध्यम से दक्षिणी सीमा सेना पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहता था। दक्षिणी सीमा सेना के इन सभी अनियंत्रित सैनिकों का दमन करके ही वह भविष्य के लिए बेहतर योजना बना सकता था। चलो भी। विक्रम सिंह और अन्य लोगों के एक तरफ हट जाने के बाद ध्रुव मल्होत्रा ने बेपरवाही से शिबुयुन और शेन लिंग्युन की ओर हाथ हिलाया। उसके लापरवाह और तुच्छ व्यवहार को देखकर शिबुयुन और शेन लिंग्युन दोनों के चेहरे पर तुरंत हिंसक क्रोध और जानलेवा इरादे प्रकट हो गए। उत्तरी लियाओ राजा, मेरी तलवार में आंखें नहीं हैं, इसलिए यदि बाद में मैं गलती से तुम्हें यहीं काट कर मार डालूं तो मुझे दोष मत देना। शेन लिंग्युन ने धीरे से अपनी पीठ से तलवार खींची और ठंडे स्वर में कहा। शिबुयुन ने इस समय ये भी कहा, भले ही मैं, शिबुयुन, दक्षिणी सीमा सेना के लिए सिर्फ एक सैन्य रणनीतिकार हूँ, लेकिन मेरी इन लौह मुट्ठियों ने सेना के भीतर कुछ कुशल सेनानियों को पराजित किया है। मुझे उम्मीद है कि उत्तरी युद्ध राजा हमें बहुत निराश नहीं करेगा, अन्यथा मेरी मुट्ठियां आप में कुछ खूनी छेद छोड़ देंगी। दोनों की उत्तेजक बातें सुनकर ध्रुव मल्होत्रा ने अधीरता से कान पकड़कर तिरस्कार भरे स्वर में कहा, मैं कहूं तो आ जाओ। औरतों की तरह टालमटोल मत करो। इन शब्दों पर उनके चेहरों पर क्रोध और बढ़ गया। ध्रुव मल्होत्रा के बार बार तिरस्कार का सामना करते हुए वे अपने दिल में छिपे गुस्से को कैसे दबा सकते थे। दो आदमी, एक बाईं ओर और दूसरा दाईं ओर, भयानक गति से ध्रुव मल्होत्रा पर टूट पड़े। उसी समय उनकी आभा विस्फोटक रूप से फूट पड़ी। उनके पैरों के नीचे से ऊर्जा की दृश्य तरंगें फूट पड़ीं, जो चारों दिशाओं में फैल गईं। क्षण भर में ही शांत हवा उत्तेजित हो गई और धूल उड़ने लगी। शेन लिंग्युन, शिबुयुन से कुछ अधिक शक्तिशाली होने के कारण ध्रुव मल्होत्रा तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। उसने तलवार को ऊपर उठाया, उसकी तीखी धार से ठंडी रोशनी चमक रही थी।
ब्लेड पर नजर रखो। शेन लिंगयुन ने जोर से चिल्लाते हुए अपनी तलवार से सीधे ध्रुव मल्होत्रा के सिर पर वार किया। यदि ब्लेड लग जाए तो संभवतः धातु और पत्थर भी 2 टुकड़ों में टूट जाएंगे। फिर भी ध्रुव मल्होत्रा ने धीरे से अपना सिर घुमाया और शेन लिंगयुन पर उदासीन दृष्टि डाली। उसकी आंखों में स्पष्ट तिरस्कार झलक रहा था। ऐसे कमजोर आदमी के ब्लेड में देखने लायक क्या है? ध्रुव मल्होत्रा ने घृणा से उपहास किया, फिर अपने सिर की ओर गिरती तलवार की ओर 2 उंगलियां बढ़ा दीं। ध्रुव मल्होत्रा को इतना अहंकारी होकर अपनी तलवार को सिर्फ 2 उंगलियों से पकड़ते हुए देखकर शेन लिंगयुन की आंखों में क्रोध भड़क उठा। उसके हाथों की ताकत फिर से बढ़ गई और हवा में ब्लेड के काटने की आवाज तुरंत ही गूंजने लगी। हालांकि तलवार अंततः ध्रुव मल्होत्रा के शरीर पर नहीं गिरी। इस समय तलवार ध्रुव मल्होत्रा के शरीर से केवल 3 सेंटीमीटर से भी कम दूरी पर थी। ध्रुव मल्होत्रा ने 2 उंगलियां फैलाकर तलवार की धार पकड़ ली। शेन लिंगयुन ने चाहे कितनी भी कोशिश की हो, तलवार एक चट्टान में फंस गई थी जो 1 इंच भी आगे बढ़ने में असमर्थ थी। 3 सेंटीमीटर से भी कम की दूरी इस समय शेन लिंगयुन की आंखों में एक खाई की तरह लग रही थी। एक ऐसी खाई जिसे वह चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, पार नहीं कर सकता था। ध्रुव मल्होत्रा ने अपना दूसरा हाथ शेन लिंगयुन की ओर बढ़ाया। टकराना! एक धीमी सी आवाज गूंजी और शेन लिंगयुन अपने चाकू सहित पीछे की ओर उड़ गया। जल्द ही शेन लिंगयुन जमीन पर गिर गया। उसका एक हाथ उस स्थान को पकड़ रहा था जो ध्रुव मल्होत्रा की उंगली के बल से मारा गया था। उसके मुंह के कोने से धीरे धीरे खून की एक बूंद बह रही थी। उसकी आंखें आश्चर्य से ध्रुव मल्होत्रा को घूर रही थीं। उसका चेहरा अविश्वास से भरा हुआ था। और ठीक इसी समय शिबुयुन, जो शेन लिंगयुन से 1 कदम धीमी थी, भी ध्रुव मल्होत्रा के सामने आ गई थी। अपने शब्दों के अनुसार शिबुयुन के हथियार उसकी लौह मुठ्ठियां थीं। मुठ्ठियां उसकी ओर गरजी और ध्रुव मल्होत्रा के कानों के पास फुसफुसाहट की आवाजें गूंजने लगीं। ध्रुव मल्होत्रा ने अभी अभी शेन लिंगयुन को पीछे धकेला था और इस समय शिबुयुन के मुके से यह अनुमान लगाया जा रहा था कि ध्रुव मल्होत्रा तुरंत बचाव या जवाबी हमला नहीं कर सकेगा। यदि वह आज यहाँ उत्तरी लियाओ राजा ध्रुव मल्होत्रा को मार सके तो कर्नल रवि ठाकुर के सिंहासन पर चढ़ने की उसकी संभावना निस्संदेह कुछ अंकों से बढ़ जाएगी। महान उत्तरी युद्ध सम्राट को पराजित करने में सक्षम व्यक्ति निस्संदेह सभी दक्षिणी सीमा सैनिकों की नज़र में कर्नल रवि ठाकुर बनने के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार होगा। ये सोचते हुए शिबुयुन के मुंह के कोनों में धीरे धीरे एक भयावह मुस्कान उभर आई और उसका चेहरा अविश्वसनीय रूप से भयंकर हो गया। अभी उसकी मुस्कुराहट पूरी तरह से उभरी भी नहीं थी कि ध्रुव मल्होत्रा ने अचानक पलटकर उसकी ओर तिरस्कार भरी नज़र से देखा। इस अचानक परिवर्तन से शिबुयुन की आत्मा डर गई। यहाँ तक कि बाद के चरण के महान ग्रैंडमास्टर के रूप में अपनी ताकत के बावजूद शेन लिंगयुन को पीछे हटाने के तुरंत बाद उनके पास बचाव या हमला करने का कोई तरीका नहीं था। लेकिन ध्रुव मल्होत्रा ने ये काम बड़े ही विचित्र तरीके से किया। शेन लिंगयुन को उड़ाने के बाद ध्रुव मल्होत्रा ने एक पल के लिए भी विराम नहीं लिया, जैसे कि वह पहले से ही जानता था कि शिबुयुन इस समय हमला करेगा। अचानक अपनी लोहे की मुट्ठियों को वापस लेने में असमर्थ शिबुयुन केवल अपने दांतों को पीस सकता था और अपने मुखों की शक्ति बढ़ा सकता था ताकि वह एक ही झटके में ध्रुव मल्होत्रा को हरा सके या मार सके। ये दयनीय मुख का और आपके पास इसे लोहे की मुट्ठी कहने का चेहरा है। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली लोहे की मुट्ठी क्या होती है, ध्रुव मल्होत्रा ने धीरे से कहा। जैसे ही उसके शब्द निकले, ध्रुव मल्होत्रा की मुट्ठियां भी जोरदार तरीके से बाहर निकल आईं। बैंग बैंग, 2 दबी हुई आवाजें लगभग एक साथ उठीं जब चारों मुट्ठियां एक साथ टकराईं। क्रैक क्रैक, तभी एक ही समय में हड्डियों के टूटने की 2 कर्कश आवाजें गूंजी, जबकि कभी क्रूर रहा शिबुयुन टूटे हुए पतंग की तरह उड़ गया। शिबुयुन जमीन पर गिर पड़ा और उसकी भुजाएं अस्वाभाविक कोण पर मुड़ गईं तथा स्पष्ट रूप से टूटी हुई थीं। मैंने सोचा था कि ये दोनों लड़के मजबूत हैं, लेकिन ये सब तो सिर्फ एक बिल्ली के बच्चे का कौशल है। सिर्फ इन कौशलों के साथ बॉस को व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करने की भी आवश्यकता नहीं है। मैं अकेले ही तुम दोनों का सिर फोड़ सकता हूँ। करण मल्होत्रा ने बगल से व्यंग्य किया, उनके शब्द तिरस्कार से भरे थे। अध्याय 98 दक्षिणी सीमा की घोषणा। मैं विदा लेता हूँ। शिबुयुन ने ध्रुव मल्होत्रा को ठंडी आंखों से देखा, अपनी भुजाओं में हड्डियों को चीर देने वाली पीड़ा और दिल में उमड़ते क्रोध और जानलेवा इरादे को बलपूर्वक दबाते हुए ठंडे स्वर में कहा। ऐसा कहने के बाद वह धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हो गया। भले ही उसकी भुजाएं टूट गई थीं, वह आखिरकार एक महान ग्रैंड मास्टर था। वह केवल अपने पैरों के बल पर ही आसानी से खड़ा होकर जा सकता था। हालांकि बगल में बैठे शेन लिंगयुन के चेहरे पर एक जटिल भाव था और उसने इस समय वहां से जाने का फैसला नहीं किया। रुको, क्या मैंने कहा था कि तुम जा सकते हो?
इससे पहले कि शिबुयुन कुछ कदम आगे बढ़ पाता, ध्रुव मल्होत्रा की उदासीन आवाज उसके पीछे से आई। शिबुयुन का शरीर कांप उठा और वह वहीं रुक गया। उन्होंने घूमकर ध्रुव मल्होत्रा की ओर देखा और गहरी आवाज में पूछा, उत्तरी लियाओ राजा, मैंने पहले ही हार मान ली है, अब आप और क्या करना चाहते हैं? अरे, आपको लगता है कि हार मान लेने से मामला खत्म हो जाएगा? ध्रुव मल्होत्रा ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, जब चाहो आओ, जब चाहो जाओ, तुम मुझे क्या समझते हो? क्या तुम्हें ड्रैगन साम्राज्य के नियम याद हैं? जो लोग 4 महान युद्ध क्षेत्रों के राजाओं को अपमानित करते हैं, चाहे उनकी स्थिति या पृष्ठभूमि कुछ भी हो, उन्हें बिना किसी दया के मार दिया जाएगा। इस समय शिबुयुन की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं और उसका शरीर लगातार कांप रहा था। ध्रुव मल्होत्रा पर अपनी दृष्टि जमाते हुए उसने कांपती हुई आवाज में कहा, उत्तरी लियाओ राजा। ये दक्षिणी सीमा है, उत्तरी लियाओ नहीं। आप यहाँ दक्षिणी सीमा सेना के मुख्य शिविर में मुझे मारने की हिम्मत तो नहीं करोगे, है न? क्या आप जानते हैं कि मैं दक्षिणी सीमा सेना का रणनीतिकार हूं और अगला कर्नल रवि ठाकुर बनने की सबसे अधिक संभावना मेरे ही पास है। यदि तुमने मुझे मारने की हिम्मत की तो दक्षिणी सीमा सेना तुम्हें नहीं छोड़ेगी। ये सुनकर ध्रुव मल्होत्रा ने तिरस्कारपूर्वक उपहास किया। फिर उन्होंने अपने बगल में बैठे करण मल्होत्रा की ओर सहजता से हाथ हिलाया और हल्के से कहा, क्या आप बहुत पहले ही कार्रवाई नहीं करना चाहते थे? आप अभी भी किस बात से हिचकिचा रहे हैं? हाँ हाँ, करण मल्होत्रा चौंके, फिर तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसने क्रूर भाव से शिबुयुन की ओर देखा, अपनी कलाइयों को लगातार घुमाता रहा, जिससे हड्डियों के घर्षण जैसी चरमराहट की ध्वनि उत्पन्न हुई। साथ ही इस अवसर पर करण मल्होत्रा की एक महान ग्रैंड मास्टर की दुर्जय आभा निस्संदेह प्रकट हुई। वह शिबुयुन की ओर बढ़ा, उसकी आंखों में हत्या का इरादा और भी मजबूत होता जा रहा था। करण मल्होत्रा को अपनी ओर आते देख शिबुयुन की आंखों में भय छा गया। चूंकि वह अंतिम चरण में ग्रेट ग्रैंड मास्टर थे, इसलिए उन्हें स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा था कि उनकी ओर आ रहा व्यक्ति कितना शक्तिशाली था। अगर ध्रुव मल्होत्रा ने अपने हाथों को अक्षम नहीं किया होता, तो भी वह कभी भी इस आदमी का मुकाबला नहीं कर पाते। बिना किसी हिचकिचाहट के शिबुयुन तुरंत मुड़ा और उस स्थान से भागने के लिए दौड़ पड़ा। वह अच्छी तरह जानता था कि ध्रुव मल्होत्रा और यह आदमी दोनों ही उसे मारने का दुस्साहस कर रहे हैं। अभी भी भागने की सोच रहे हो, भगवान का अपमान कर रहे हो, तो मौत के हकदार हो। शिबुयुन को भागते हुए देखकर करण मल्होत्रा की उदासीन आवाज सुनाई दी। शिबुयुन ने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की, एक पल के लिए भी रुकने की हिम्मत नहीं की, और बिना अपना सिर घुमाए भागना जारी रखा। लेकिन शिबुयुन जितनी तेज थी, करण मल्होत्रा उससे भी ज्यादा तेज था। freewebnovel.com अंतिम चरण के ग्रेट ग्रैंड मास्टर के क्षेत्र में शिबुयुन को केवल कमजोर ही माना जा सकता है, लेकिन शिखर ग्रेट ग्रैंड मास्टर्स के क्षेत्र में भी करण मल्होत्रा निस्संदेह मजबूत थे। भागो, मेरे लिए दौड़ते रहो। प्रभु को नाराज करने के बाद अगर मैंने तुम्हें फिर से भागने दिया, तो मैं उन उत्तरी लियाओ भीड़ के लिए हंसी का पात्र बन जाऊंगा। करण मल्होत्रा ने जल्दी से शिबुयुन को पकड़ लिया, एक हाथ से उसकी गर्दन पकड़ ली और एक भयावह मुस्कान के साथ कहा। जब वे बात कर रहे थे तब करण मल्होत्रा ने शिबुयुन की गर्दन पकड़ ली थी और उसे ध्रुव मल्होत्रा के सामने वापस ले आया था। उत्तरी लियाओ राजा, मेरी जान बख्श दो, मैं आपसे विनती करता हूँ। अभी तो ऐसा लगा जैसे किसी बाज ने मेरी आंखें नोच ली हों, इसीलिए मैंने आपके प्रति अनादर दिखाने का साहस किया, महामहिम। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इस नीच व्यक्ति की जान बख्श दें, इस पर से आंखें मूंद लें। शिबुयुन ने ध्रुव मल्होत्रा की ओर देखा, उसकी आंखें दया की याचना से भरी हुई थीं। जब वह पहली बार सामने आया था तो अपने दबंग रूप के विपरीत शिबुयुन अब एक असहाय व्यक्ति की तरह लग रहा था, जो मौत के सामने केवल दया की भीख मांग सकता था। अब तुम्हें दया की भीख मांगना आता है? तुम पहले क्या कर रहे थे? करण मल्होत्रा ने ठंडे स्वर में कहा। फिर उसने एक हाथ से शिबुयुन की गर्दन मरोड़ दी। दक्षिणी सीमा सेना के सैन्य रणनीतिकार, जिनके अगले कर्नल रवि ठाकुर बनने की सबसे अधिक संभावना थी, कि हाल ही में करण मल्होत्रा के हाथों मृत्यु हो गई। शेन लिंग्युन का शरीर अचानक कांप उठा और बिना किसी हिचकिचाहट के वह ध्रुव मल्होत्रा के सामने घुटने टेक दिए। महामहिम, ये केवल इसलिए था क्योंकि मुझे विश्वासघाती शिबुयुन ने उकसाया था, इसलिए मैंने महामहिम का अनादर किया। कृपया महामहिम, मेरी जान बख्श दीजिए। शेन लिंग्युन जमीन पर लेटा हुआ था, बोलते समय उसकी आवाज कांप रही थी। चूंकि ध्रुव मल्होत्रा ने दक्षिणी सीमा सेना के गढ़ में शिबुयुन को मारने का साहस किया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसके पास उसे मारने की समान शक्ति थी। एक बुद्धिमान व्यक्ति परिस्थितियों के आगे झुक जाता है, और शेन लिंग्युन निश्चित रूप से शिबुयुन के नक्शे कदम पर चलना और यहाँ मरना नहीं चाहता था। उठो,
चूंकि तुमने इतनी ईमानदारी से माफ़ी मांगी है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं बनाऊंगा। ध्रुव मल्होत्रा ने शेन लिंग्युन की ओर देखा, जो जमीन पर घुटनों के बल बैठी थी, और उदासीनता से बोली। ये सुनकर शेन लिंग्युन धीरे से उठे और लगातार बुदबुदाते हुए बोले, धन्यवाद महामहिम, धन्यवाद महामहिम। ध्रुव मल्होत्रा ने उसे नज़रअंदाज कर दिया और अपनी नज़र शिबुयुन के शरीर पर घुमा ली। फिर वह उदासीनता से बोला, रक्षक शेन, मैं तुम्हें खुद को छुड़ाने का एक मौका दूंगा। दक्षिणी सीमा सेना के सैन्य रणनीतिकार शिबुयुन ने इस राजा की हत्या करने का प्रयास किया था, और अब उसे मेरे हाथों न्यायोचित रूप से मार दिया गया है। आपको व्यक्तिगत रूप से दक्षिणी सीमा सेना के सभी सैनिकों, साथ ही दक्षिणी सीमा के विभिन्न क्षेत्रों के तथाकथित राजाओं को सूचित करने के लिए एक यात्रा करने की आवश्यकता है। शेन लिंग्युन की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। इस समय उसे समझ में आ गया कि ध्रुव मल्होत्रा ने दक्षिणी सीमा सेना के गढ़ में शिबुयुन को क्यों मारा था। बंदरों को चेतावनी देने के लिए मुर्गी को मारना। पहले से ही मृत शिबुयुन ने मुर्गी की भूमिका निभाई, तथा दक्षिणी सीमा पर रहने वाले वे सभी लोग जिनके पास कुछ शक्ति थी, जिनमें वह स्वयं शेन लिंग्युन भी शामिल थे, बंदर थे। दक्षिणी सीमा बहुत विशाल थी, और जब से कर्नल रवि ठाकुर ने युद्ध राजा के स्तर तक पहुंचने के लिए अपने एकांतवास की घोषणा की थी और तब से वे अज्ञात थे, तब से इस क्षेत्र में कई स्वयंभू राजा उभर आए थे। इन स्वयंभू राजाओं ने दक्षिणी सीमा के कई क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था, अपना स्वयं का शक्ति आधार स्थापित कर लिया था, तथा दक्षिणी सीमा पर प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश की थी। इन व्यक्तियों का स्वरूप कुछ कुछ उस स्थिति जैसा था जहां पहाड़ों में बाघ की अनुपस्थिति में बंदर स्वयं को राजा घोषित कर देते हैं। हाँ, आपके अधीनस्थ इसे समझते हैं और इसे तुरंत संभाल लेंगे। महामहिम, क्या मुझे दक्षिणी सीमा सेना के सभी वास्तविक शक्ति वाले जनरलों को, साथ ही उन कुछ राजाओं को भी, यहाँ बुलाकर आपके सम्मान में भोज देना चाहिए? शेन लिंग्युन ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत पूछ लिया। ध्रुव मल्होत्रा ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, इस मामले में कोई जल्दी नहीं है। मुझे 2 दिन आराम करने दो और फिर इस बारे में बात करूंगी। पहले सबको शिबुयुन के मामले के बारे में बता दो। ध्रुव मल्होत्रा, जो एक ऐसे व्यक्ति थे, शेन लिंग्युन के दिल में चल रही छोटी छोटी योजनाओं को अच्छी तरह से समझ सकते थे। यदि इस समय दक्षिणी सीमा सेना के सभी वास्तविक शक्ति वाले सेनापतियों और उन कुछ राजाओं को बुलाया जाए, तो उन्हें नदी पार करने वाले दुर्जय अजगर ध्रुव मल्होत्रा से अवश्य ही खतरा महसूस होगा। उस समय ये लोग ध्रुव मल्होत्रा से निपटने के लिए एकजुट हो सकते हैं। हालांकि ध्रुव मल्होत्रा को किसी भी तरह का डर नहीं था, लेकिन उन्हें अपने लिए अनावश्यक परेशानी खड़ी करने की भी कोई जरूरत नहीं थी। समझ गया महामहिम, शेन लिंग्युन ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और फिर कर्नल मल्होत्रा से शिबुयुन का शव ले लिया और शहर के बाहरी इलाके की ओर बढ़ गया। अध्याय 99। वरिष्ठ भाई, चूंकि शेन लिंग्युन गुई दाओ संप्रदाय का शिष्य है, इसलिए संप्रदाय में उसकी स्थिति क्या है? ध्रुव मल्होत्रा ने पूछा। यद्यपि ध्रुव मल्होत्रा ने सीधे समर जोशी की ओर नहीं देखा, लेकिन समर जोशी को पता था कि प्रश्न उन्हीं से पूछा गया था। बिना किसी हिचकिचाहट के समर जोशी बोले, महाराज, मैं केवल इतना जानता हूं कि शेन लिंग्युन गुई दाओ संप्रदाय का शिष्य है, लेकिन जहां तक संप्रदाय के भीतर उनकी स्थिति का सवाल है, तो मुझे यकीन नहीं है, और यह भी नहीं कि मैं गुई दाओ संप्रदाय से भी परिचित नहीं हूं। ये सुनकर ध्रुव मल्होत्रा ने सिर हिलाया। इसी समय आदित्य मेहता, जो पास में ही खड़ा था, बोला, महाराज, गुई दाओ संप्रदाय और शेन लिंग्युन के संबंध में मेरे पास कुछ जानकारी है। आदित्य मेहता की कमान में सेना में एक विभाग है जो सभी प्रकार की खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए जिम्मेदार है। स्वाभाविक रूप से आदित्य मेहता को कर्नल रवि ठाकुर के अधीन संरक्षक शेन लिंग्युन के संदेश के बारे में कुछ कुछ पता था। चलो इसे सुनते हैं। ध्रुव मल्होत्रा की भौहें ऊपर उठ गईं और उन्होंने पूछा। आदित्य मेहता ने थोड़ा सिर हिलाया और फिर बोलना शुरू किया। गुई दाओ संप्रदाय में शेन लिंग्युन का दर्जा बहुत ऊंचा नहीं है। हालांकि इस लड़के का एक वरिष्ठ भाई है जिसके बारे में कहा जाता है कि वह एक दिव्य तलवारबाज है, तलवारबाजी में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति जिसका दर्जा संप्रदाय में बहुत ऊंचा है। आजकल शेन लिंग्युन का ये वरिष्ठ भाई भी दक्षिणी सीमा पर है, और वह एक निश्चित राजा के अधीन मुख्य प्रशिक्षक बन गया है। ध्रुव मल्होत्रा ने भौहें चढ़ाकर तिरस्कार पूर्वक कहा, राजा, पहाड़ पर हमला करने वाले वे डाकू, जिन्होंने पहाड़ पर अपना अधिकार जमा लिया था, वे भी खुद को राजा कहने का साहस कैसे कर सकते हैं? वह किस व्यक्ति के आदेश के तहत मुख्य प्रशिक्षक के रूप में काम कर रहा है? ध्रुव मल्होत्रा के अनुसार दक्षिणी सीमा के ये तथाकथित राजा क्यानकुन युद्ध राजा से भी तुलनीय नहीं थे, जिन्होंने भी राजत्व का दावा किया था। आखिरकार कम से कम क्यानकुन युद्ध राजा एक दुर्जय योद्धा था, जिसमें आधे कदम के युद्ध राजा की ताकत थी।
बाकी लोग, जो अपने आप को दक्षिणी सीमा पर राजा मानते थे, उनमें से अधिकांश डाकू से अधिक कुछ नहीं थे, जो अपनी मामूली ताकत के बल पर समान विचारधारा वाले बदमाशों का एक समूह इकट्ठा कर लेते थे और अपने आप को राजा घोषित कर देते थे। तियानलिंग के राजा के अधीन। आदित्य मेहता धीरे धीरे बोले, उनके शब्दों में तिरस्कार की झलक भी थी। ध्रुव मल्होत्रा ने मुद्दे पर और अधिक जोर न देते हुए थोड़ा सा सिर हिलाया। जब तक ध्रुव मल्होत्रा और उनकी कंपनी समर जोशी और अन्य 3 कमांडरों द्वारा की गई व्यवस्था के तहत दक्षिणी सीमा सेना के मुख्य शिविर में पहुंची, तब तक आसमान पूरी तरह से अंधेरा हो चुका था। समर जोशी और अन्य लोगों ने ध्रुव मल्होत्रा के लिए भोज का आयोजन किया। यद्यपि इसे भोज कहा गया था, लेकिन उनके साथ केवल समर जोशी और अन्य 3 कमांडर ही उपस्थित थे। जहां तक दक्षिणी सीमा सेना के अन्य अधिकारियों का सवाल है, उनमें से एक भी ने अपना चेहरा नहीं दिखाया। और शेन लिंग्युन, जो दोपहर में दक्षिणी सीमा सेना के मुख्य शिविर से निकल गया था, वह भी फिर कभी दिखाई नहीं दिया। महाराज, उन युवा बदमाशों की हिम्मत आपसे मुंह दिखाने की नहीं है। क्या होगा अगर मैं इन अंधे मूर्खों को डराने के लिए 1 या 2 और हत्याओं का आदेश दे दूं? करण मल्होत्रा ने खाने की मेज पर बैठते हुए उग्रता से कहा। ये सुनकर ध्रुव मल्होत्रा ने मुस्कराते हुए सिर हिलाया और हल्के से बोला, कितनी बार कहा है, मारने के लिए इतने उतावले मत हो। ध्रुव मल्होत्रा दक्षिणी सीमा सेना के उन जनरलों और स्वयं शेन लिंग्युन के विचारों से अनभिज्ञ थे। बाहरी लोगों की नज़र में ध्रुव मल्होत्रा एक असफल व्यक्ति के अलावा कुछ नहीं था, जिसे फंसाया गया था और जंजीरों में जकड़ा गया था। और उत्तरी लियाओ की जटिल स्थिति को देखते हुए शाही राजधानी में ऐसे लोग थे जो उत्तरी लियाओ पर लालच कर रहे थे। संभवतः उनकी नज़र में उत्तरी लियाओ के राजा ध्रुव मल्होत्रा की स्थिति उत्तरी लियाओ में इतनी विकट हो गई होगी कि उनके पास लोगों को दक्षिणी सीमा पर लाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि वे दक्षिण के मामलों में हाथ डालना चाहते थे। मेरे रास्ते से हट जाओ, फिर से मेरा रास्ता रोको, और मैं तुम्हें अभी कर्नल रवि ठाकुर की मृत आत्मा से मिलने के लिए नीचे भेज दूंगा। ठीक उसी समय घर के बाहर से एक अत्यंत दबंग आवाज अचानक आई। जैसे ही आवाज धीमी हुई, एक आकृति बाहर से उड़कर कमरे में आ गिरी। यह आकृति समर जोशी के सैनिकों में से एक थी, जो विला की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार थी। गेट की रखवाली कर रहा एक कूड़ा कचरा मेरा रास्ता रोकने की हिम्मत कर रहा है। एक ऐसी चीज जो नहीं जानती कि वह जीवित है या मृत। दक्षिणी सीमा पर ऐसी कोई जगह नहीं है जहां मैं, जनरल राघव देव, नहीं जा सकता। अगर कर्नल रवि ठाकुर का वह मरा हुआ भूत भी जीवित होता तो मैं उसके घर में घुस सकता था। सैनिक के कमरे में उड़कर आने के कुछ ही सेकंड बाद एक सफेद प्रशिक्षण सूट पहने व्यक्ति कमरे में आया। नवागंतुक एक मध्यम आयु वर्ग का 40 वर्षीय व्यक्ति था, जो सफेद प्रशिक्षण सूट पहने हुए था। उसकी पीठ पर एक बड़ी तलवार थी, जो देखने में ऐसी लग रही थी मानो उसे शेन लिंग्युन के समान ही ढाला गया हो। तुम कौन हो, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ बेतहाशा दौड़ने की? करण मल्होत्रा तुरंत उठ खड़ा हुआ और उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति को घूरने लगा। जब उसने पूछा तो उसकी आवाज में ठंडक थी। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने उसकी ओर घृणा से देखा और ठंडे स्वर में कहा, मैं जनरल राघव देव हूँ। बाहर जाओ और दक्षिणी सीमा के इस हिस्से में चारों ओर पूछो कि मैं कौन हूँ। उस व्यक्ति का परिचय सुनकर आदित्य मेहता ने ध्रुव मल्होत्रा के कान में फुसफुसा कर कहा, महाराज, ये शेन लिंग्युन का वरिष्ठ भाई है। हम। ध्रुव मल्होत्रा ने थोड़ा सिर हिलाया और जनरल राघव देव की ओर देखा, जो अहंकार से भरे हुए उनके सामने खड़े थे। तभी शेन लिंग्युन, जो पूरे दिन से नजरों से ओझल था, जल्दी से कमरे में भागा। वह तेजी से आगे बढ़े, जनरल राघव देव को पकड़ लिया और फिर क्षमा प्रार्थी चेहरे के साथ ध्रुव मल्होत्रा की ओर मुड़े और कहा, मैं क्षमा चाहता हूँ, लॉर्ड नॉर्डन लियाओ किंग। मेरे बड़े भाई ने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी। जब उसने सुना कि मैं तुमसे हार गया हूं, तो वह अपना आपा खो बैठा और ये तमाशा खड़ा कर दिया। जनरल राघव देव ने शेन लिंग्युन का हाथ पकड़ लिया और उसका हाथ झटक दिया तथा ठंडे स्वर में कहा, ये गोरा चिट्टा नौजवान उत्तरी युद्ध का राजा है, जो जेल में रहा है। क्या यह आदमी यहाँ इसलिए आया है क्योंकि वह उत्तरी लियाओ में सफल नहीं हो सका था, इसलिए वह दक्षिणी सीमा पर घूमने आया है? छोटे भाई, मैंने तुमसे कहा था कि अपने प्रशिक्षण की उपेक्षा मत करो। तुम बस नहीं सुनते। अब देखो, इस सुंदर लड़के से पराजित होकर तुमने बहुत बड़ा सम्मान खो दिया है न? frwebnoel.com। शेन लिंग्युन ने अपना मुंह खोला जैसे कि कुछ कहना चाहता हो, लेकिन अंततः कोई शब्द नहीं निकला। उन दोनों व्यक्तियों को आगे पीछे होते देखकर कमरे में कौन था जो यह नहीं समझ पाया कि वे नाटक कर रहे थे? शेन लिंग्युन एक दिन के लिए गायब हो गया था, संभवतः अपने वरिष्ठ भाई से शिकायत करने के लिए, ताकि ध्रुव मल्होत्रा के खिलाफ जनरल राघव देव के हाथों अपना सम्मान वापस पा सके। कौन सा बदतमीज कुत्ता यहाँ भौंकने की हिम्मत कर सकता है?
करण मल्होत्रा अपने चेहरे पर जानलेवा इरादे के साथ जनरल राघव देव को घूरते हुए बोले। जनरल राघव देव ने भी करण मल्होत्रा की ओर देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, और तुम क्या हो? क्या तुमने नहीं देखा कि मैं तुम्हारे मालिक से बात कर रहा था? तुम कहाँ से बोलना शुरू करते हो? क्या ये हो सकता है कि उत्तरी लियाओ राजा के अधीन सभी लोग तुम्हारे जैसे बदतमीज कुत्ते हैं? करण मल्होत्रा ने कुछ और नहीं कहा, बल्कि ध्रुव मल्होत्रा की ओर देखा, जो ध्रुव मल्होत्रा के एक ही आदेश पर उस गुंडा जनरल राघव देव का सिर कलम करने के लिए तैयार था। ध्रुव मल्होत्रा ने हालांकि ऐसा अभिनय किया जैसे उसने करण मल्होत्रा की निगाहें नहीं देखी हों। उसने धीरे से अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी। उसकी उदासीन नजरें धीरे धीरे शेन लिंग्यून पर टिक गईं। क्या तुम इस आवारा कुत्ते को यहाँ लाए हो? ध्रुव मल्होत्रा की उदासीन आवाज शेन लिंग्यून के कानों तक पहुंची, जिससे उसके शरीर में सिहरन पैदा हो गई और उसकी आंखों में डर की झलक दिखाई दी। यद्यपि ध्रुव मल्होत्रा ने कोई आभा नहीं दिखाए, फिर भी शेन लिंग्यून को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि वह किसी आदिम जानवर द्वारा निशाना बनाया जा रहा है जो अपने शिकार को खाने के लिए तैयार है। अध्याय 100 जीवन और मृत्यु की घोषणा। शेन लिंग्यून की आवाज कांपने लगी, वह धारा प्रवाह बोलने में असमर्थ थी। ध्रुव मल्होत्रा ने केवल एक रहस्यमयी मुस्कान बिखेरी और शेन लिंग्यून पर ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने अपनी दृष्टि जनरल राघव देव की ओर घुमाई और हंसते हुए पूछा, जनरल राघव देव, आप बुई दाओ संप्रदाय के एक प्रतिष्ठित शिष्य हैं। ऐसा कहा जाता है कि आपकी तलवारबाजी दिव्य है, आप में तलवारबाजी के गुण पैदा हुए हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है कि यह सच है या नहीं? FREOMEGA@novel.com जनरल राघव देव ने शत्रुतापूर्ण दृष्टि से ध्रुव मल्होत्रा को घूरते हुए ठंडी नाक से नाक सिकुड़ी और ठंडे स्वर में कहा, मैं तलवारबाजी में निपुण हूं या नहीं, इससे तुम्हें क्या लेना देना? ध्रुव मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और फिर आगे कहा, बेशक इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब मैं छोटा था तब से दूसरे लोग भी मुझे तलवारबाजी में प्रतिभाशाली कहते रहे हैं। अब जब मैं आपसे एक और तथाकथित तलवारबाजी प्रतिभा से मिला हूं, तो स्वाभाविक रूप से मैं ये जानने के लिए उत्सुक हूं कि इस प्रतिभाशाली व्यक्ति में वास्तव में कितनी कुशलता है। ये सुनते ही जनरल राघव देव के चेहरे पर भयंकर मुस्कान आ गई। ध्रुव मल्होत्रा ने तलवार तो नहीं रखी, फिर भी उन्होंने खुद को तलवारबाजी का विशेषज्ञ कहने का साहस किया। आपकी कमजोर शक्ल देखकर ऐसा नहीं लगता कि आप तलवार चलाने का अभ्यास करते हैं, लेकिन यदि आप उत्सुक हैं तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं। मेरे साथ जीवन मरण का समझौता कर लें और दक्षिणी सीमा के सभी सैनिकों की गवाही में शहर के अखाड़े के मंच पर मुझसे लड़ें। जनरल राघव देव ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। ध्रुव मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, जैसी आपकी इच्छा। जैसे ही उन्होंने ये शब्द कहे, जनरल राघव देव ने तुरंत उनके पास से एक कागज का टुकड़ा निकाला। उसने कागज को मेज पर पटक दिया। ये वास्तव में जीवन मरण का समझौता था। जनरल राघव देव ने जब ध्रुव मल्होत्रा के लिए परेशानी खड़ी करने हेतु शेन लिंग्यून का पीछा किया था, तभी से उन्होंने विभिन्न संभावनाओं का अनुमान लगा लिया था। उसका अंतिम लक्ष्य ध्रुव मल्होत्रा से इस जीवन मरण समझौते पर हस्ताक्षर करवाना और अखाड़े में उससे मुकाबला करवाना था। जब तक ध्रुव मल्होत्रा ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, तब तक भले ही जनरल राघव देव ने उत्तरी लियाओ राजा ध्रुव मल्होत्रा को अखाड़े में मार डाला हो, कोई भी उन पर राजद्रोह का आरोप नहीं लगा सकता था। ध्रुव मल्होत्रा उत्तरी लियाओ राजा होने के नाते जनरल राघव देव स्वाभाविक रूप से उसे आसानी से मारने की हिम्मत नहीं करेंगे। यही कारण था कि जब से जनरल राघव देव कमरे में आए थे, वे अहंकारी मुद्रा में थे। उसका इरादा ध्रुव मल्होत्रा को इस रवैये से क्रोधित करना तथा उसे जीवन मृत्यु समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर करना था। यद्यपि ध्रुव मल्होत्रा की पहल ने जनरल राघव देव को कुछ हद तक उलझन में डाल दिया, लेकिन जनरल राघव देव ने इस पर अधिक विचार नहीं किया। जब तक ध्रुव मल्होत्रा ने जीवन मरण समझौते पर हस्ताक्षर करने का साहस किया, तब तक यही वह परिणाम था जिसकी उन्हें सबसे अधिक इच्छा थी। सर, किसी अधीनस्थ को ये कचरा संभालने दीजिए। आपको स्वयं कोई कार्रवाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है, करण मल्होत्रा बोले। ध्रुव मल्होत्रा ने अपने हाथ से इशारा किया और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तलवार चलाते हुए बहुत समय हो गया है। आज मैं इस तलवारबाजी के विशेषज्ञ की मदद से यह परखने का अवसर लूंगा कि क्या मेरी तलवारबाजी में कोई कमी आई है। ये सुनकर करण मल्होत्रा बोले, और कुछ नहीं। ध्रुव मल्होत्रा को मार्शल आर्ट में लगभग सर्वगुण संपन्न कहा जा सकता है। चाहे वह ब्लेड, भाले, लाठी या फिर निहत्थे युद्ध से हो, वह एक प्रभावशाली स्तर तक पहुंच गया था। ध्रुव मल्होत्रा ने हमेशा ही अपने नंगे हाथों से दुश्मनों से लड़ाई लड़ी थी, कभी किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया था।
ध्रुव मल्होत्रा के लिए साम्राज्य क्षेत्र में अपनी वर्तमान अजेय शक्ति के साथ किसी भी दुश्मन का सामना करने के लिए अब हथियारों का उपयोग करना आवश्यक नहीं था। बिना किसी हिचकिचाहट के ध्रुव मल्होत्रा ने समर जोशी द्वारा दी गई कलम उठाई और जीवन मरण समझौते पर अपना नाम लिख दिया। ध्रुव मल्होत्रा को इतना सीधा साधा देखकर जनरल राघव देव थोड़ा चौंके, लेकिन उन्होंने इस पर ज्यादा विचार नहीं किया। उसने भी जीवन मृत्यु समझौते पर अपना नाम लिख दिया। फिर शेन लिंग्युन की ओर मुड़ा और कहा, आप पूरी सेना को सूचित करने में जल्दी क्यों नहीं कर रहे हैं? उन्हें बताएं कि मैं उन्हें एक शानदार शो देखने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। उन्हें युद्ध क्षेत्र के राजा के पतन का गवाह बनने दीजिए। हा हा हा। एक क्षण में पूरा कमरा जनरल राघव देव की जोरदार हंसी से गूंज उठा। शेन लिंग्युन सीधे घर की ओर दौड़ा और जनरल राघव देव के निर्देशानुसार सभी को सूचित किया। जनरल राघव देव को जोर जोर से हंसते देख विक्रम सिंह और अन्य लोगों के चेहरे पर अजीब सी अभिव्यक्ति दिखी। एक शिखर महान ग्रैंड मास्टर, इसमें दिखाने के लिए क्या है? ताकत के संदर्भ में शायद कृपाण तकनीक के विशेषज्ञ के रूप में जनरल राघव देव करण मल्होत्रा और अन्य की तुलना में कुछ अधिक शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से केवल सीमित सीमा तक। और ध्रुव मल्होत्रा शाही दाव क्षेत्र में एक अजेय अस्तित्व थे। आप जैसे महान ग्रैंड मास्टर को मारने के लिए केवल एक मुक्का ही काफी था। अब जबकि ध्रुव मल्होत्रा हथियार चलाने की तैयारी कर रहा था, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी मौत कैसे हुई। चाहे वह विक्रम सिंह और वे 3 लोग थे जो जानते थे कि ध्रुव मल्होत्रा अब शाही दाव क्षेत्र में है, या समर जोशी जैसे 4 लोग थे जो सोचते थे कि ध्रुव मल्होत्रा केवल युद्ध राजा क्षेत्र में है, वे सभी जनरल राघव देव को देख रहे थे, जो अभी भी हंस रहे थे, ऐसी आंखों से जैसे वे किसी मृत व्यक्ति को देख रहे हों। आप अभी जितना अधिक खुशी से हंसेंगे, बाद में आपकी मृत्यु उतनी ही अधिक दुखद होगी। उत्तरी लियाओ राजा, ये बूढ़ा आदमी पहले जा रहा है, अखाड़े में आपके भव्य आगमन की प्रतीक्षा कर रहा है। जनरल राघव देव ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा। फिर ध्रुव मल्होत्रा और अन्य लोगों की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना वह कमरे से बाहर चले गए। अज्ञानी मूर्ख को अपने स्वामी द्वारा शस्त्र से मार डालना भी उसका सम्मान है, करण मल्होत्रा ने उपहास किया। ध्रुव मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। इतना अहंकारी स्वभाव, और फिर भी वह गुई दाव संप्रदाय का शीर्ष शिष्य बनने में सक्षम था, सचमुच हास्यास्पद। यद्यपि गुई दाव संप्रदाय अतीत की तुलना में बहुत कमजोर हो गया था, त्यानलिंग के राजा की पहल पर गुई दाव संप्रदाय के कई शिष्य दक्षिणी सीमा सेना में शामिल हो गए थे और इसके भीतर काफी प्रभाव रखा था। लेकिन गुई दाव संप्रदाय की स्थिति चाहे जो भी हो, भले ही संप्रदाय अपने पिछले गौरव को पुनः प्राप्त कर ले, फिर भी यह ध्रुव मल्होत्रा के ध्यान के योग्य नहीं होगा। चलो मैदान में चलें। कुछ देर बाद जब ध्रुव मल्होत्रा ने देखा कि रोशनी वर्मा ने खाना लगभग खत्म कर लिया है, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। ध्रुव मल्होत्रा के साथ लंबे समय से रह चुकी रोशनी वर्मा, जिन्होंने कई तूफान देखे थे, को इस बात पर आश्चर्य नहीं हुआ जब भोजन के दौरान अचानक कोई उनके पास आ गया। जो खाना चाहिए खाए, जो पीना चाहिए पिए, चाहे आसमान भी गिर जाए तो ध्रुव मल्होत्रा उसे सहारा देने के लिए वहां मौजूद रहेगा, उसकी चिंता का कोई फायदा नहीं होगा। ध्रुव मल्होत्रा की शक्तिशाली ताकत और डरावने तरीकों को बार बार देखने के बाद रोशनी वर्मा को धीरे धीरे समझ में आ गया कि उसके बगल में मौजूद आदमी उसे पर्याप्त सुरक्षा दे सकता है। जब तक वह ध्रुव मल्होत्रा के साथ थी, उसे किसी बात का डर नहीं था। शहर के मैदान में दक्षिणी सीमा सेना के सैनिक मौजूद थे। शेन लिंग्युन के उकसावे से शहर के लगभग सभी सैनिक अखाड़े के चारों ओर इकट्ठा हो गए थे और एक महान युद्ध की शुरुआत देखने के लिए उत्सुक थे। दक्षिणी सीमा पर जनरल राघव देव की ख्याति वास्तव में कम नहीं थी, चाहे वह गुई दाव संप्रदाय के कृपाण तकनीक विशेषज्ञ के रूप में ख्याति हो या त्यानलिंग के राजा की कमान के तहत मुख्य प्रशिक्षक के रूप में, दोनों ही निस्संदेह उनकी ताकत की स्वीकृति थे। और इस द्वंद्व युद्ध में प्रतिद्वंद्वी तो और भी अधिक आश्चर्यजनक था, महान उत्तरी लियाओ राजा। जब दोनों ने शहर के अखाड़े में मिलने पर सहमति जताई और जीवन मरण के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, तो ये सभी का ध्यान आकर्षित करने वाला था। उत्तरी लियाओ राजा, आप अंततः आ ही गए। मुझे लगा कि आप डर गए हैं और आने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। मैदान में खड़े जनरल राघव देव ने ध्रुव मल्होत्रा और अन्य लोगों को देखा और तुरंत जोर से हंस पड़े। उसके शब्दों पर चारों ओर खड़ी सैनिकों की भीड़ जोर से हंसने लगी। ऐसा प्रतीत होता था कि दक्षिणी सीमा सेना में एक भी व्यक्ति उत्तरी लियाओ राजा ध्रुव मल्होत्रा के प्रति वह सम्मान नहीं रखता था जिसके वह हकदार थे। अध्याय 101 तथाकथित प्रतिभा। ठीक है, ये साफ सुथरा आदमी वास्तव में कितना मजबूत हो सकता है। अरे, अपनी आवाज कम रखो। हमारे सैन्य रणनीतिकार को आज दोपहर उसके आदमियों ने मार डाला क्योंकि उसने उसे अपमानित किया था। तुम अभी भी उत्तरी लियांग राजा के बारे में बात करने की हिम्मत रखते हो।
क्या तुम मौत की मांग कर रहे हो? अरे, जैसे उत्तरी लियांग राजा स्वर्ग और पृथ्वी को नियंत्रित करता है, क्या वह मेरी बातों को भी नियंत्रित कर सकता है? मैं उसे श्राप नहीं दे रहा हूँ, मैं बस संदेह कर रहा हूँ कि वह उतना शक्तिशाली है जितना कि किंवदंतियों में कहा गया है। अगर वह इन शब्दों के कारण मुझे मारना चाहता है तो ऐसा ही हो। ध्रुव मल्होत्रा और उनके साथियों के आगमन पर दृश्य देख रहे दक्षिणी सीमा सेना के जवानों में बड़बड़ाहट बढ़ने लगी। उत्तरी लियांग राजा ध्रुव मल्होत्रा के प्रति सभी का रवैया अत्यंत ठंडा, यहाँ तक कि तिरस्कारपूर्ण था। ऐसा लग रहा था जैसे उस दोपहर को शिबुयुन को दी गई फांसी उन्हें उत्तरी लियांग राजा की क्षमताओं का एहसास कराने के लिए पर्याप्त नहीं थी। ये शापित प्राणी, मेरे स्वामी, क्या मुझे कुछ और मारने की अनुमति दी जाए ताकि वे अपनी जगह पहचान सकें? करण मल्होत्रा जब ठंडे स्वर में बोल रहे थे तो उनके चेहरे का भाव अत्यंत गहरा हो गया था। ध्रुव मल्होत्रा ने ये सुना और मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाते हुए बेपरवाही से कहा, मुझे उम्मीद है कि जब कुछ समय बाद जनरल राघव देव की मृत्यु होगी तब भी वे हंस सकेंगे। उनकी बातें सुनकर करण मल्होत्रा ने बोलना बंद कर दिया और मंच पर बैठे जनरल राघव देव की ओर लगभग दया भरी निगाहों से देखने लगे, जो अभी भी घमंडी और अहंकारी लग रहे थे। उत्तरी लियांग किंग, आप आ गए हैं। मंच पर क्यों नहीं आए? जनरल राघव देव ने ध्रुव मल्होत्रा को तिरस्कार से देखा और कहा। ये सुनकर ध्रुव मल्होत्रा ने ठंडी हंसी निकाली और हल्के से कहा, मैंने पहली बार किसी को मरने के लिए इतना उत्सुक देखा है। जैसे ही ये शब्द निकले, ध्रुव मल्होत्रा उछलकर जनरल राघव देव के सामने खड़े हो गए। गुरु वसंत जोशी, ये जीवन या मृत्यु का समझौता है जिस पर मैंने उत्तरी लियांग राजा के साथ हस्ताक्षर किए हैं। कृपया इस द्वंद्व युद्ध को देखने का कष्ट करें। जनरल राघव देव ने अपना और ध्रुव मल्होत्रा का जीवन मृत्यु समझौता पत्र लिया और उसे मंच के नीचे खड़े एक वृद्ध व्यक्ति की ओर फेंक दिया तथा सम्मानपूर्वक बात की। बूढ़े आदमी ने थोड़ा सिर हिलाया और धीरे से कहा, जीवन या मृत्यु का समझौता हो गया है। इस द्वंद्व का परिणाम भाग्य को तय करने दो। अगर किसी भी तरफ से कोई आपत्ति नहीं है तो लड़ाई शुरू हो सकती है। ध्रुव मल्होत्रा ने करण मल्होत्रा की ओर देखा और कहा, मुझे एक ब्लेड दे दो। समझ गया। करण मल्होत्रा ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। दक्षिणी सीमा सेना के एक जवान के पास पहुंचे, उसकी कमर से कृपाण निकाली और मंच पर ध्रुव मल्होत्रा की ओर फेंक दी। ब्लेड हवा में सरकता हुआ भीड़ की चौकस निगाहों के बीच ध्रुव मल्होत्रा के हाथ में आ पहुंचा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी तलवार लेने की? दक्षिणी सीमा पर तैनात सेना के जवान की आंखें ठंडी हो गईं जब उसने करण मल्होत्रा को देखा। करण मल्होत्रा ने उसकी ओर देखा और साफ कहा, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो बेहतर होगा कि तुम चुपचाप खड़े रहो। अन्यथा यह मत सोचिए कि चूंकि ये दक्षिणी सीमा सेना मुख्यालय है इसलिए मैं आपको मारने की हिम्मत नहीं करूंगा। जैसे ही ये शब्द बोले गए, सैनिक पर तुरंत ही हत्या की तीव्र इच्छा हावी हो गई। करण मल्होत्रा के मुंह से निकलती भयानक हत्या की मंशा को महसूस करते हुए सैनिक के चेहरे पर हिंसक भाव आ गया और उसने तुरंत करण मल्होत्रा से अपनी नजरें हटा लीं और आगे देखने की हिम्मत नहीं जुटा सका। बेकार कूड़ा, मेरे स्वामी का मजाक उड़ाने की हिम्मत कर रहा है। यदि प्रभु की दया न होती तो तुम सब अब तक मर चुके होते। करण मल्होत्रा ने एक ठंडी सांस ली और अपनी घृणा भरी नजरों को धीरे धीरे दक्षिणी सीमा के सैनिकों की भीड़ पर घुमाया, फिर मुड़कर आदित्य मेहता और अन्य लोगों की ओर लौटा। इस बीच मंच पर ध्रुव मल्होत्रा ने कृपाण का हैंडल पकड़ा और उसे घुमाया, जिससे एक तरह की हलचल मच गई। उस क्षण एक बार साधारण दिखने वाली कृपाण में मानो नई जान आ गई। ब्लेड की चमक से जो भी उसके हाथ में आता वह चकाचौंध हो जाता और कुछ क्षण के लिए लोग मंत्रमुग्ध हो जाते, मानो ध्रुव मल्होत्रा के हाथ में ब्लेड दुनिया की सबसे चमकीली रोशनी हो। तुम्हारे पास तो अपनी तलवार भी नहीं है और तुम खुद को तलवारबाजी का विशेषज्ञ कहने की हिम्मत रखते हो। हास्यास्पद है। जनरल राघव देव ने ध्रुव मल्होत्रा को तिरस्कार से देखा और कहा। ध्रुव मल्होत्रा ने उनकी ओर देखा, हाथ बढ़ाया और जनरल राघव देव को इशारा किया, जल्दी कीजिए, मेरे पास आपके साथ यहाँ पूरा दिन बर्बाद करने के लिए नहीं है। चूंकि तुम मौत को आमंत्रित करने की इतनी जल्दी में हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जनरल राघव देव ने उदास भाव से ठंडी सांस ली। फिर उन्होंने अपनी पीठ के पीछे से तलवार निकाली। जनरल राघव देव की तलवार ध्रुव मल्होत्रा के हाथ में मौजूद तलवार से दोगुनी चौड़ी थी। विशाल ब्लेड ठंडी और भयंकर चमक रही थी। बिना किसी हिचकिचाहट के जनरल राघव देव ने घातक प्रहार करने के लिए अपना हाथ उठाया और तलवार सीधे ध्रुव मल्होत्रा की गर्दन पर जा लगी। फुट! हवा की तीखी आवाज ध्रुव मल्होत्रा के कानों में गूंज रही थी। जैसे ही ब्लेड ध्रुव मल्होत्रा की गर्दन काटने वाला था, तभी ध्रुव मल्होत्रा ने आखिरकार हरकत की।
उन्होंने जल्दी से चाकू को अपने हाथ में उठा लिया और ब्लेड के पिछले हिस्से का उपयोग जनरल राघव देव की तलवार पर किया। मृत्यु की तलाश में ध्रुव मल्होत्रा को अपनी तलवार के पिछले हिस्से से उनके वार का सामना करने के लिए तैयार होते देख जनरल राघव देव ने भी तिरस्कारपूर्वक कहा। भाषण के दौरान उन्होंने अपने हाथ की ताकत और बढ़ा दी और तलवार की गति फिर से बढ़ गई। डिंग! धातुओं के टकराने की कर्कश ध्वनि सभी के कानों में गूंज रही थी। हर किसी के चेहरे पर भाव बदल गए, उनकी आंखें तुरंत अविश्वास से भर गईं। उन्होंने देखा कि जनरल राघव देव की तलवार ध्रुव मल्होत्रा की गर्दन से मात्र 3 सेंटीमीटर की दूरी पर रुक गई थी। और यह ध्रुव मल्होत्रा की साधारण दक्षिणी सीमा सेना की कृपाण थी जिसने जनरल राघव देव के हमले को रोक दिया था। यह अवश्य जानना चाहिए कि जनरल राघव देव भूईदाव संप्रदाय के एक चाकू विशेषज्ञ थे तथा उनके पास संप्रदाय के कुशल कारीगरों द्वारा विशेष रूप से निर्मित एक तलवार थी जो साधारण तलवारों की तुलना में सामग्री और शिल्प कौशल में बेजोड़ थी। और ध्रुव मल्होत्रा की तलवार तो दक्षिणी सीमा सेना के प्रत्येक सैनिक को दी जाने वाली एक सामान्य कृपाण थी जो किसी भी तरह से जनरल राघव देव के हाथों में मौजूद तलवार से तुलनीय नहीं थी। फिर भी दोनों ब्लेडों के बीच इतनी असमानता थी और वे गतिरोध की स्थिति में थे। जनरल राघव देव की आंखों में भी आश्चर्य भर गया। केवल वह जो तलवार पकड़े हुए था वास्तव में जानता था कि कुछ क्षण पहले जब दोनों ब्लेड आपस में टकराए थे तो उस पर लगी चोट कितनी भयानक थी। तलवार की धार ध्रुव मल्होत्रा की गर्दन से मात्र 3 सेंटीमीटर दूर थी। इस अवस्था में ध्रुव मल्होत्रा को मारने के लिए मात्र 3 सेंटीमीटर अधिक दूरी ही पर्याप्त होती। लेकिन वे 3 सेंटीमीटर जनरल राघव देव और ध्रुव मल्होत्रा के बीच एक दुर्गम खाई की तरह थे। चाहे जनरल राघव देव कितनी भी कोशिश कर लें, वे उस अंतर को पार नहीं सके। ध्रुव मल्होत्रा ने उदासीनता से कहा, क्या यही तथाकथित ब्लेड प्रतिभा की ताकत है? मुझे कहना होगा कि यह काफी निराशाजनक है। जैसे ही ये शब्द निकले, ध्रुव मल्होत्रा ने अपना दूसरा हाथ उठाकर जनरल राघव देव की तलवार पर अपनी उंगली फेर दी। दरार! इसके तुरंत बाद धातु टूटने की आवाज आई। देखने वालों की भयभीत दृष्टि से जनरल राघव देव की विशेष रूप से तैयार की गई तलवार में दरार आ गई थी और दरार भयानक गति से फैल रही थी और कुछ ही सांसों में ब्लेड को ढक रही थी। हमें ये समझना होगा कि यह भयावह परिणाम ध्रुव मल्होत्रा की उंगली के एक झटके के कारण हुआ। आप युद्ध राजा हैं। जनरल राघव देव का चेहरा भय से भरा हुआ था। बोलते समय उनकी आवाज कांप रही थी। जनरल राघव देव मूर्ख नहीं थे। उन्हें अब तक ये कैसे पता नहीं चल पाया कि ध्रुव मल्होत्रा की ताकत उनसे कहीं ज्यादा थी।